अगली बार जब पूरी हिम्मत जुटा सकें कुछ कहने की तभी बुलाइएगा, क्योंकि आपके लिए और परेशानी नहीं खड़ा करना चाहता। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। कहकर वो चला गया, पर पल्लवी उसे देखती ही रह गई। वो हवा की तरह आया और उड़ती रेत की तरह ही वापस चला गया। बस मौजूद रह गई तो सिर्फ उसकी खुशबू। उसका दिल किया कि उसे जाकर रोक ले, पर वो उससे कहेगी क्या? वो अभी तैयार ही नहीं थी। फिर भी उसे एक बार वापस देखने की चाहत में वो दरवाजे से बाहर निकली और ऊपर की मंजिल से उसे देखने लगी। विक्रम को भी एहसास हो गया था कि वह उसे देख रही है। उसके कदम उसी सीढ़ी पर रुके। वह मुड़ा, पर पल्लवी फुर्ती से किसी पिलर के पीछे छिप गई। पर विक्रम को उसकी खनक और लहराते दुपट्टे से उसके होने का एहसास हो गया था। उसका दिल करता तो वह नहीं जाता, पर उसका फर्ज उसके लिए पहले था। वह आगे बढ़ गया। राजन भी नगमा के हाथ से रुमाल लेकर उसके कानों में कहने लगा, हमारे यहाँ रुमाल देना जुदाई या झगड़े की शुरुआत माना जाता है, और मैं आपके साथ इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ नहीं चाहता, इसीलिए वापस ले रहा हूँ। वो जाने लगा, फिर कुछ रुक कर बोला, नहीं तो ऐसे 100 रुमाल कुर्बान आप पर। फिर एक मुस्कुराहट छोड़कर चला गया और विक्रम के साथ हो लिया। नगमा तो उसकी बातों का मतलब सोचती ही रह गई, और वहीं पीछे पल्लवी भी उसकी जैकेट में उसका एहसास महसूस करती हुई खड़ी रही। विक्रम और राजन जैसे ही निकले, उनके निकलते ही 2-3 मिनट में ही ताई और अबरार आ गए। नगमा उन्हें देखकर फौरन पल्लवी के कमरे की तरफ भागी। विक्रम बिना बताए ही गाड़ी चला रहा था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं शक था कि तरुण को उसके बारे में पता चल गया होगा। भाई क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? घर? क्यों? इतना ही वक्त मिला था, बोलकर गया था ना मैं। उसने गाड़ी रोकी और फटाफट लिफ्ट से ऊपर जाने लगा। क्या हुआ भाई, किस बात की जल्दी है? सिर मत खा यार, तरुण आ गया है क्या? वो क्यों? इरिटेट मत कर, तू बस चल। वो ऊपर गया तो तरुण उसके फ्लैट के पास ही खड़ा था। विक्रम उसे देखते ही नॉर्मल होने लगा, पर फिर भी जल्दी जल्दी चलकर आने से उसकी सांसें फूल रही थी। अरे सर, फिक्स 10 मिनट में ही आए हो, पर आप थे कहाँ? वो ऐसे ही वॉक पे, राजन बोला। विक्रम ने उसके बेहुदा जवाब पे सिर घुमा लिया। वॉक? ऐसे तैयार होकर? तरुण उन्हें टिप टॉप रेडी देखकर पूछने लगा। वो सब छोड़ो, चलो अंदर बैठकर बातें करते हैं। विक्रम ने फौरन बात बदली और दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर ले गया। सब हॉल में ही बैठ गए। सर ये देखिए, ये है एविडेंस। तरुण उसे कुछ दिखाने लगा। टिट, अब पूरा माजरा समझ आ गया मेरे। विक्रम फाइल देखकर ही बोला। क्या सर? राजन और तरुण उत्सुकता से एक साथ ही बोले। यही कि कालिया नाम का कोई एक इंसान है ही नहीं, विक्रम बड़े पक्के विश्वास से बोला। तो तरुण और राजन उसे हैरानी से देखते रह गए। अंधेरी ताई और अबरार को देखते ही नगमा पल्लवी के कमरे की तरफ गई और कहने लगी, पल्लवी नीचे, ताई आ गई है। विक्रम कहाँ है? जबकि उसे पता था कि वह चला गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने ही तो राजन और वो गए थे। फिर भी वो पूछ रही थी। वो सिर्फ पल्लवी के हाव भाव जानना चाहती थी। वहीं पल्लवी ने भी तो अपनी आंखों के सामने विक्रम को जाते हुए देखा था। फिर भी पता नहीं क्यों उसे डर लगने लगा कि कहीं वो ताई की पकड़ में ना आ गए हों। क्या ताई आ गई है? भगवान, मेरा मतलब वो तो अभी गए हैं। वो वापस उसे देखने बाहर निकलने को ही थी कि नगमा ने उसका हाथ खींचकर बेड पर बैठा दिया और खुद हंसने लगी। पल्लवी को समझ नहीं आ रहा था। पल्लवी, पल्लवी, वो लगातार हंसे ही जा रही थी। क्या हुआ? वो अब भी हैरत में थी। तूने देखा ना उन्हें जाते? फिर क्या सोच रही है? मतलब आप? हाँ, मैं मज़े ले रही थी तेरे। आए, क्या गज़ब की फ़िक्र है वैसे आप ही। वो तो, वह नज़रअंदाज करते हुए उठ गई। उफ, चल अब बता क्या बोला वह दिलचस्पी दिखाते हुए पूछने लगी। कुछ नहीं, उनके पास फ़ोन आ गया और वो चले गए। उसकी आवाज़ में कहीं ना कहीं अब भी मायूसी थी। क्या मतलब, तू भी ऐसे ही रही? नहीं नहीं, मैं बोली ना उनको। पल्लवी को नगमा की चेतावनी याद आने लगी। क्या ये वो करती रह गई होगी? वो उसे उससे बेहतर जानती थी। नहीं, शुक्रिया कह दिया था। चलो, खुदा का शुक्र है, शुक्रिया तो कह दिया। अब यही रहना, मैं आती हूँ। नगमा चली गई। उसे भी राजन की बातें याद आ रही थी। एक अलग ही एहसास उसे गुदगुदा रहा था। राजन का उसका हाथ पकड़ना, फिर उस नज़दीकी से अपनी बात कह जाना। जुदाई या अनबन, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपके साथ नहीं चाहता। या अल्लाह, क्या सोच रहे होंगे वो? उनका रवैया बदला बदला कैसे था मेरी तरफ। उसे नए एहसास के साथ अलग ही डर की आहट भी आती दिख रही थी। खुदा खैर करना। विक्रम का फ्लैट? क्या मतलब सर? तरुण हो सकने वाले संभावित काम के सारे अनुमान लगा चुका था, पर अब भी नासमझी में ही खड़ा था। मतलब तुम दोनों को कल सुबह पता चलेगा। तरुण, वेल डन, फैंटेस्टिक जॉब। अभी के लिए ये फाइल यहीं छोड़कर जाओ, मैं इसे स्टडी करूँगा, तभी फाइनल रिजल्ट निकाल कर आपको बता सकूँगा। पर सर, तरुण, तुमने बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है।
बस एक और काम कर दो। यस सर। राजन तो उन दोनों को ही देख रहा था। उसे तरुण से और ज़्यादा जलन होने लगी थी क्योंकि वो दिन ब दिन विक्रम का फेवरेट बनता जा रहा था। वह उसे देखता हुआ बाहर चला गया। तरुण चला गया तब विक्रम फाइल लेकर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर में उसे महसूस हुआ कि राजन नजर नहीं आया। वो उठकर देखने गया तो राजन किचन में था और कुछ पैकेट्स में से खाना निकाल रहा था। अरे यार, तू ना होता तो मैं भूखा ही मर जाता, विक्रम उसके पास जाकर बड़े प्यार से बोला। पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ? फिर मेरी किसी बात का बुरा लगा? कुछ नहीं। मैं ना होता तो तरुण होता ना आपका ख्याल रखने को, वो बेमन से बोलने लगा। राजन, बी ए मैन यार, ये क्या जेलेसी है? वो अच्छा काम करता है बस, और मैं? तू मेरा भाई है यार, मेरा। चल आब, वो उसे गले लगाकर बोला तो वह खुश हो गया। राजन सच में विक्रम से छोटा था। वह उसके लिए उसके पीछे पुलिस लाइन में आ तो गया था, पर उसमें अब भी काफ़ी हद तक बचपना था। वह किसी बात को या चीज़ को लेकर ही बैठ जाता था। हर रिश्ते, हर इंसान को लेकर काफ़ी पजेसिव रहता था। यह विक्रम को मालूम था, तभी वो बेहतर जानता था कि उसके साथ कब कैसे डील की जाए। यही तो दोनों भाइयों की आपसी खूबियाँ थी। दोनों को ही एक दूसरे के बारे में सब बखूबी पता था। खाना खाते हुए राजन ने नॉर्मली पूछ लिया, भाई पल्लवी से बात हुई क्या? विक्रम के हाथ रुक गए उसके जिक्र से। नहीं, उनकी कॉल आ गई थी तब तक। वाट? ओ गॉड, वो गूंगी है क्या? फिर खुद ही सोच कर बोला, नहीं नहीं, गूंगी तो नहीं है, क्योंकि वो क्या था, तकिए वाला खेल, उसमें बोल रही थी ना। पता नहीं मेरे सामने ही क्यों नहीं बोलती। वैसे थैंक यू तो कह दिया था। ओहो, और क्या? और तो बस जैकेट वापस कर रही थी, पता है क्या बोलकर, कि हमने इसे धो दिया है। ओ गॉड डैम, शी इज़ सो इनोसेंट। फ्लो में विक्रम सब कह गया। ओ इनोसेंट, तो अब विक्रम रघुवंशी को कोई लड़की इनोसेंट भी लगी, जैसे राजन को छेड़ने के लिए मुद्दा मिल गया था। चुप कर खा चुपचाप। भाई एक बात बोलूँ, हम उनकी मदद कर सकते हैं ना, तो करते क्यों नहीं? नहीं राजन, जब तक वो हमें कुछ बताएंगी नहीं, हमें क्या पता। काश पल्लवी कुछ बताने को राजी हो तो मैं भी। नगमा। राजन पता नहीं क्या बोलते बोलते रुका। वाट यू से माधुरी? क्या? कुछ भी तो नहीं भाई। अच्छा, तो जब मैं उनके कमरे में जाता हूँ तब तक तू क्या करता है, बता ज़रा। अब विक्रम ने उसे आड़े हाथ ले लिया। राजन की तो अबाया ऊँट पहाड़ के नीचे वाली दशा हो गई। चौकीदारी और क्या है। राजन फौरन बर्तन समेटकर अंदर ले गया क्योंकि विक्रम के सवालों से बचना मुश्किल था। विक्रम सब जानता था। कुछ तो बात है राज, खैर तो खुद ही बता देगा। फिर अपने कमरे में चला गया। लेट नाइट तक फाइल स्टडी करता रहा। जब नींद से पलकें बोझिल होने लगी तब सब समेटकर अलार्म के लिए मोबाइल निकाला ही था कि फ़ोन गैलरी में खींची हुई तस्वीरों पर नजर गई जो पल्लवी के कमरे में ली थी। अरे ये तो उनके कमरे से ली गई तस्वीरें हैं। वो उन्हें गौर से देखने लगा। आधी तो समझ आ रही थी, जिसमें लगभग नींद की और बाकी पेन किलर थी। उफ, जाने कितनी तकलीफ सहती होंगी वो। एक अंदरूनी टीस उठी। फिर गूंजी उन लड़कियों की बातें, तेरे साथ तो हर कोई रात बिताने के लिए मरता है। और राजा, ओ गॉड, मुझे ये सब इतना अजीब क्यों लग रहा है? मुझे तो मालूम है कि वो यही सब, पर वो ये सब करे मुझे बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा। फिर याद आता है उसके कमरे में उसको यूँ देखना, और किस हक से वो उसे सब कह जाता है। नए अनछुए एहसासों को याद करके वो वापस पल्लवी के कमरे में ही लौट जाता है। फिर जाने किन ख्यालों की सैर करता हुआ आखिर में वो नींद के आगोश में चला गया। वहीं पल्लवी का खुद का भी हाल दिल कुछ यूं ही था। उसे हर जगह बस विक्रम ही नजर आ रहा था। के नाम से धड़कनें रुकने क्यों लगी थी? क्यों उनके कहते ही मैं अपना चेहरा धोआई? मैं तो खुद के सिवा किसी की भी नहीं सुनती। फिर वो इतना हक से कैसे कह गए मुझे मेकअप पसंद नहीं? वो उसकी कही गई सारी बातें याद करने लगी। खास तो है, पर अब से ये आपका। कीमती तो है, पर आपसे ज़्यादा नहीं। वो क्या कहने की कोशिश में थे? कोई अनजान शख्स कैसे अपनी बेशकीमती चीज़ें उसे सौंप कर जा सकता है, खासकर उसे जिससे उसका कोई ताल्लुक है ही नहीं। उफ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जिस बेचैनी से उनसे मिलने कमरे तक आई, फिर दोगुनी बेचैनी से उन्हें रोकने गई, क्या था ये सब? नहीं नहीं, मैं कोई गलत राह पर तो नहीं जा रही। वो खुद को सवाल जवाब करती सो गई। सुबह ताई के शोर से ही सुबह की शुरुआत हुई। ए अबरार, सारी लड़के को इकट्ठा करे। ए नगमा, शिल्पा रानी। हॉल में से ताई की आवाज़ आ रही थी। सारी लड़कियों को खड़ा कर दिया गया। सबके चेहरे मुरझा गए थे क्योंकि वे ताई की गैर मौजूदगी में सुकून से बैठी थी। पर अब सबको जाने एक साथ क्यों किया गया है। ज़रूर किसी बड़े तमाशे की घंटी बजने वाली थी। सब आपस में खुसुर पुसुर कर रही थी। नगमा पल्लवी भी तब तक आ गई। लो आ गई महारानी। आइए आइए, आज ना बड़ी मसालेदार खबर लाई है, सुनना नहीं चाहेगी?
सब चुप थी। ए अबरार बता। हाँ तो ताई ने हम सब के लिए नई हवेली ढूंढ ली है। वही देखने गए थे कल, बहुत जल्द अब वहीं रहेंगे क्योंकि हमें शक है कि यहाँ खाकी छापा मारने वाली है। अबरार नगमा और पल्लवी को घूरकर बोला, जिससे ये पता लगाना मुश्किल था कि वो या तो अंधेरे में ही तीर चला रहा है या उसे सब पता चल गया है। पर उन दोनों का ही कलेजा मुंह को आ गया था। तब तक ना इस जगह पर खूब मौज मस्ती कर लो। आज शाम से सबकी ड्यूटी शुरू, सबको कस्टमर मिलेंगे। पर ताई, नगमा ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि ताई बीच में ही बोल पड़ी, नहीं कोई नौटंकी नहीं, इस बार सब कस्टमर महंगा वाला है, उन्हें ये जगह खास पसंद नहीं, इसलिए सारे पुराने वाले ही इधर आएंगे, बाकी उसमें नए आएंगे। वो ऐलान करती हुई अंदर जा चुकी थी। नगमा और पल्लवी एक दूसरे को बेबसी से देखे जा रही थी। दोनों की आंखों में एक सवाल था कि अब तो यहाँ से निकलने के तमाम रास्ते ही बंद समझो, उल्टा इससे बड़ी जेल तैयार की जा चुकी है। उधर पुलिस स्टेशन विक्रम जब गया तब तरुण पहले ही मौजूद था। उसे तो रात भर नींद ही नहीं आई थी, जाने कौन सा सस्पेंस लेकर बैठे हुए थे विक्रम सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आप बताइए अब। इंस्पेक्टर आरती, अनीता और मधु, कमल, राजन सभी को बुला लाइए। लास्ट वाले रूम में चलते हैं, छोटी सी मीटिंग हो जाएगी। विक्रम अपनी ड्यूटी को लेकर काफ़ी डेडिकेटेड था। उसे यूं ही बैठे रहना, घूस लेना, ये सब कतई बर्दाश्त नहीं था। वह उसूलों पर जीता और वैसे ही काम करता था। उसी तरह पुलिस स्टेशन में भी वो सारे काम योजनाबद्ध तरीके से करता था। जी सर। कमल आया नहीं? आ जाएगा। ओके। इंस्पेक्टर राजन, वो बोर्ड लाइए। जी सर। विक्रम बोर्ड पर लिखकर सब कुछ बता रहा था। उसने सबसे पहले चोरी करने वाले गिरोह के दाव से शुरुआत की। फिर कालिया नाम का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा और मार्कर से गोले बनाकर सबको समझाने लगा। तो ये आप गौर से देखिए, ये है कालिया, जिसे हम पकड़ने में अब तक नाकाम रहे। किसी के पास वजह है इसकी? सब खामोश थे। तरुण, सर आई थिंक गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से। नो। गलत जवाब। हम कालिया नाम के एक ही इंसान को सर्च कर रहे थे, जबकि ये एक नहीं 3 लोग हैं। विक्रम ने नया खुलासा किया। वाट? क्या? सब चौंक गए। राइट, 3 लोगों के नाम से मिलकर ही कालिया नाम बना है। पहला अक्षर का, इस पर किसी पहले इंसान का नाम है। दूसरा है ली, ये भी अलग नाम का पहला अक्षर है, यानी दूसरा बंदा। तीसरा है या, ये भी किसी नाम का शुरू होने का पहला वर्ड है, यानी आखिरी शख्स। इन सब ने मिलकर एक नया कोड बनाया जो बना है कालिया। दैट्स इट। विक्रम हाथ बांधकर खड़ा हो गया। हर कोई भौचक्का कर रह गया। उन्होंने तो इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। तरुण ने काफ़ी देर बाद कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि उससे पहले ही विक्रम बोल पड़ा। आई नो वाट यू वांट आस्क। यही ना कि मैं इस बारे में इतना श्योर कैसे? जी सर। तरुण, तुमने जो भी फुटेज या फाइल की इन्फॉर्मेशन मुझे दी थी, उन सबको डिटेल में स्टडी किया है मैंने। मैं हर बार हर जगह में हमें एक के बजाय 3 शख्स मिलते थे, लेकिन हमने गौर नहीं किया क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग कालिया एक ही इंसान था। ये बात विक्रम के बोलने से पहले ही राजन और तरुण ने साथ ही कह दी। फिर आपस में एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। राजन तो ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो कि कभी क्रेडिट लेना छोड़ेगा नहीं है। गुड जॉब बोथ ऑफ यू। एग्जैक्टली वाट आई वांट टू से। तो विक्रम सर, अब हमें एक को नहीं, अब 3 को पकड़ना है। मधु बोली तो अनीता ने मुंह पर हाथ रखकर हंसी रोकी। वाट? कुछ नहीं, यही कि बहुत बड़ी खोज कर लिया आपने। उसका इतना कहने पर सब हंसने लगे। एवरीबडी साइलेंट। मिस मधु ने कहा तो सही है, पर टाइमिंग सही नहीं थी। हमें अब 3 लोगों को ढूंढना है। पहले एक को सर्च करने में ही खूब मेहनत और टाइम लगा था, फिर अब तो सब कमर कस लो। फिर विक्रम ने सबको उनका काम दे दिया। जहाँ जहाँ कालिया के मिलने के चांसेस थे, सबको वहाँ भेजा गया रीचेक करने, क्योंकि अब एक नहीं 3 अलग अलग लोग थे। सब चले गए। विक्रम ने वापस पूछा, कमल नहीं आया अब तक? वो उसकी राह देख रहे थे। क्या हुआ? नहीं, ऐसे ही। इतने में कमल आ ही गया। मैं आई कम इन? वो डरते हुए बोला, क्योंकि उसने इम्पोर्टेंट डिस्कशन में हिस्सा नहीं लिया था। वो लेट हो गया था और अब डर गया था विक्रम के गुस्से से। पर ये क्या? विक्रम के फेस पे स्माइल थी। उसके आने से कमल मेरे केबिन में आया है। भगवान मेरी जान बचा ले, वह प्रार्थना करता हुआ चला गया। सर हाँ, आओ ना। सर, सबसे पहले तो सॉरी जो इतना लेट आया। आज मम्मी की तबीयत ख़राब थी, उन्हें लेके गया था हॉस्पिटल। फिर वो डरते डरते सफाई देने लगा। इट्स ओके, फैमिली इमरजेंसी, समझ सकता हूँ, तुम्हें वापस सब बता दूंगा। सच्ची सर? अब डांटेंगे नहीं? हाँ, पर एक काम था। बोलो सर। तुम्हें उर्दू के शब्द समझ आते हैं ना? अरे सर, क्या बात कही थी, उर्दू से तो मोहब्बत है, अच्छी भाषा है। वो पल्लवी और नगमा को याद कर रहा था, वह भी अच्छी उर्दू बोल लेती थी।
खासकर पल्लवी, वो कुछ अलग ही मिठास घोलकर बोलती थी, जिससे उसकी आवाज़ सीधे दिल में ही उतरती थी। अच्छा, ये तो बताओ, मुरीद किसे कहते हैं उर्दू में? विक्रम के जहन में पल्लवी की बात याद आई थी। हम आपके मुरीद बन चुके हैं। फ़ैन मतलब इंग्लिश में फ़ैन, हिंदी में बताऊं? तभी तरुण का केबिन में आना हुआ। सर, जैसे मैं आपका मुरीद हूँ, वैसे कोई और भी है क्या? वह उसे शक की निगाहों से देखने लगा। विक्रम की नज़रों के सामने पल्लवी आ रही थी। उसकी हया, उसकी मासूमियत, उसका भोलापन, उसका लहजा, उफ, कोई कैसे न सोचे उसके बारे में। तरुण उसे ही देख रहा था। वो संभल कर बोला, नहीं, जस्ट आस्किंग, यूं ही कहीं पड़ा था तो। ओ। वो दोनों बाहर चले गए। विक्रम कुर्सी पर बैठकर सोचने लगा। तो आप मुरीद हैं हमारी? मैंने सोचा सिर्फ मैं ही ये सोचता हूँ। चलो, बात तो आप भी सोचती हैं, बस आप में कहने की हिम्मत नहीं। और तो और, कल 3-4 मिनट तो एक थैंक यू कहने में लगा दी थी। मेरा खौफ है क्या उनमें, क्या पता। कोई बात नहीं, अब तो मैं भी विक्रम रघुवंशी हूँ। जब तक आपके सामने नहीं आऊँगा, जब तक आप खुद से आने को ना कह दें। वो कुर्सी से सिर टिकाकर सोचने लगा। ताई ने जगह बदलवाने की बात कहकर पल्लवी और नगमा के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। पल्लवी तो पहले से ही विक्रम को कुछ भी बता पाने में असक्षम ही रही थी। उसकी झिझक या डर कारण जो भी था, पर वह अब तक विक्रम के सामने कुछ कह ही नहीं पाई थी। अब वो दोनों नई मुसीबत में फंस चुकी थी। आप ही, अब हम क्या करेंगे? पल्लवी कमरे में परेशान सी इधर उधर चक्कर काट रही थी। पल्लवी, मैंने तो तुझे पहले भी कहा था हिम्मत जुटा कुछ कहने की, पर तू तो मुंह ही नहीं खोलती उनके सामने। अब बंदा बार बार नहीं आ सकता ना, उसकी इज्जत का भी तो सवाल है। पर आप ही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अबरार को शक कैसे हुआ। मैंने बोला उनको। दोनों उस आवाज़ की तरफ मुड़ी। जूही, हाँ, जब तू पल्लवी को चिकने के साथ ऊपर भेज रही थी ना, तभी देख लिया मैंने। और ताई के वापस आते ही उनको कह दिया। मेरे को शक तो बहुत पहले ही हो गया, जब ये शिल्पा 2-3 रातों से सही सही लगती थी। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। नगमा को भयंकर गुस्सा आया। मेरा दिमाग तो तुम दोनों का ख़राब है। कौन सी दुनिया में जी रही हो? कोई अजनबी आया, उस पर भरोसा कैसे कर लिया तुम दोनों ने? क्या पता वो किसी मकसद से यहाँ आते हों। जूही, इस बोलने से या मेरी आवाज़ दबाने से सच नहीं बदलेगा। नगमा, तेरे साथ ही मैं आई थी इधर ताई के पास। अब उनके साथ नमक हरामी नहीं कर सकती। पागल हो तुम? कौन सी नमक हरामी? तुम गलत का साथ दोगी? जूही, तुम्हें नज़र नहीं आता कि ताई गलत कर रही है सबके साथ? पल्लवी बोली। एक शिल्पा, तू तो चुप ही रहे। तेरे जितना भाव मुझे मिलता ना, तो मैं कभी ना जाती इस जगह को छोड़कर। जी हुजूर करती ताई की। और एक बात सोच, अगर सबके साथ गलत हो रहा होता तो सब आवाज़ क्यों नहीं उठा रही? क्योंकि सब में हिम्मत नहीं है। नहीं, क्योंकि सब बिक चुकी हैं और अब सिर छुपाने की तलाश में कहाँ जाएंगी, इसलिए चुप हैं। तुम भी चुप ही रहो और ऐश करो इधर। हुस्न की मल्लिका भी तो हो तुम। है भगवान, ये कहाँ फंसा दिया तूने इनके साथ? कैसी सोच है इनकी? ये इस केस से आज़ाद होना ही नहीं चाहती। कैद मनपसंद की हो तो मुझे कोई हर्ज नहीं, और आपको भी नहीं होना चाहिए, कहकर जूही तो चली गई। तभी हमें अब कोई नहीं बचा सकता। अब तो और ज़्यादा कस्टमर आएंगे, हमें उनके आगे पेश होना पड़ेगा। वो अबरार कह रहा था ना, शुरुआत आज से ही होगी। जब तक नई हवेली नहीं जाएंगे तब तक यही हाल रहेगा। पल्लवी की आंखों में बेबसी और गुस्से के आंसू थे। बेबसी तो इसलिए कि वो अब कुछ नहीं कर पाएगी, गुस्सा इसलिए कि जब मौका मिला था कुछ कहने का, तब तो वो खामोश रह गई। इधर विक्रम अपनी जी जान से उस केस में लगा हुआ था। उसके जहन में पल्लवी का ख्याल आता तो भी वह उसे झटक कर कहता कि खुद ही खुद की मदद नहीं करना चाहती तो मैं कैसे करूं। बात यह नहीं थी कि वह कुछ करना नहीं चाहता था, बस अब वो कुछ कर नहीं सकता था। उसके हाथ बंधे थे। अब की बार पहल करने की बारी पल्लवी की ही थी। ना जाने ऐसी क्या बात थी जो विक्रम के लिए ये कालिया का केस बहुत ज़रूरी हो गया था। उसने सबको ड्यूटी पर लगा रखा था। यूं ही पूरा दिन बीत गया। सब घर भी जा चुके, पर विक्रम वहीं मौजूद रहा। उसे एक ऐसा क्लू मिला था जिसने उसके होश उड़ा दिए। वो उस इन्फॉर्मेशन को 1 बार 2 बार 10 बार पढ़ता गया, फिर बड़बड़ाया, ये कैसे पॉसिबल है? फिर वापस देखने लगा, फिर होठों पर टेढ़ी मुस्कान लिए बोला, अगर ये सच हुआ तो कसम है विक्रम रघुवंशी को, वो कालिया की तमाम नस्लों तक को ख़त्म कर देगा। जब देर रात होने का आई तो वह भी घर चला गया। पल्लवी के लिए हर कस्टमर एक से बढ़कर एक दाम लगाने को राजी हो गया था। उसकी खूबसूरती और रेशमी जिस्म को देखकर हर कोई अपना ईमान खो बैठता था और उसे हासिल करने की लालसा लिए उस पर फिसलती नजरें जमाए रखता। ताई को यही बात तो पसंद थी कि अगर पल्लवी की वजह से 1-2 रातों का नुकसान भी हो जाए
तो अगली रात ही वह दोगुनी कीमत से वसूल भी देती थी। नगमा के हिस्से में भी ठरकी कस्टमर आ गया था। आज उनकी खैर नहीं थी। वो दोनों जो राजन और विक्रम की वजह से इतने दिन बच पाई थी, आज उसकी भरपाई होने वाली थी। दोनों के पास कोई चारा ही नहीं था, तो दोनों चुपचाप अपने अपने कमरे में चली गई। पल्लवी इन दिनों जो सुकून से रह रही थी, आज फिर उस अनजाने डर से घिर चुकी थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, बीती बातों को सोचकर, महसूस करके। हाँ, वो बीच में इस जिंदगी के लिए तैयार हो भी गई थी, पर विक्रम के आने से उसे हल्की सी उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी कि कभी ना कभी तो वो इस जहन्नुम से बाहर निकलेगी। पर अब तो वो बेबस हो चुकी थी, क्योंकि अब ताई का शक पक्का हो गया था। और अब अगर वे दोनों यहाँ आए तो उनकी जान को खतरा था। वह अपनी जान बचाने के लिए विक्रम की जान पर जरा सी भी आंच नहीं आने दे सकती थी। ए रानी, चल शुरू कर, वो आदमी जोर से बोला, क्योंकि वो बेड पर पसरा हुआ था। पर पल्लवी उसके सामने खड़ी होकर भी कहीं और ही ख्यालों में गुम थी। पल्लवी उसे देखकर ही डर गई थी। वह जैसे जैसे पास आया, उसकी जान निकली जा रही थी। उसने एक झटके से दुपट्टा खींचकर उसकी कमर में हाथ डाल दिया था। पल्लवी को ना चाहकर भी विक्रम की याद आई। उसने तो कभी कंधों से आंचल सरकने तक नहीं दिया था। पल्लवी ख्यालों में खोई थी, जिस वजह से वो आदमी उसके साथ अपनी मनमानी करता गया। पल्लवी को होश ही नहीं रहा कि कब वो पूरी तरह उसके चंगुल में फंस चुकी थी। वो शांत पड़ी थी, जिसे देखकर कस्टमर को गुस्सा आया। वह उसके गाल पर तमाचा मारकर बोला, साली, इतनी रकम दी है तेरे लिए, मुंह से कुछ बोल तो सही। मुझे इस टाइम पे चुपचाप रहने वाली औरतें बर्दाश्त नहीं। मेरी जोरू भी लाश की तरह शांत रहती है। सारी जिंदगी और जिंदगी की सारी रातें नीरस बना के रख दी हैं। तभी तो इधर आया मैं, और तू भी मुर्दे की तरह पड़ी रहकर मेरी रात का ये खराब कर रही है। फिर क्या था, तमाचों की बरसात हुई, पर उसकी उफ भी नहीं निकली। कस्टमर भी तंग आकर उसे छोड़ भाग गया। अब उसके बाहर जाते ही पल्लवी जोर से चिल्लाई, कभी बिस्तर में तो कभी तकिए में मुंह देकर। ये उसके दर्द से ज्यादा उसकी बेबसी के आंसू निकले थे। उसी आधी रात विक्रम को अजीब सी बेचैनी घेर रही थी। वह अचानक उठ बैठा। मोबाइल में देखा तो घड़ी रात के 2 बजा रही थी। पास में राजन बेफिक्र सो रहा था। फिर क्या हुआ, सब ठीक तो होगा ना? उसके मन में आवाज़ आई। फिर सिगरेट के पैकेट से 2 सिगरेट निकालकर उन्हें सुलगाकर बालकनी में चला गया। उसका फ्लैट मुंबई के बीच के आसपास ही था, जहां समुंदर से उठती लहरें साफ नजर आती थी। चांद की रोशनी में तो यह नज़ारा अद्भुत हो जाता था। पर वो कहते हैं ना कि जब नज़र में कोई और ही बस जाए तो नज़र को कोई दूसरा नज़ारा भाता ही कहाँ है। यही हाल विक्रम का था। वह सबसे भाग ज़रूर रहा था, पर कहीं ना कहीं उसकी नज़रों ने, उसके ख्यालों में, उसके दिलो दिमाग में पल्लवी छा चुकी थी। यही वजह थी अकेलेपन में उसे उसी की याद आई। और सच भी यही है कि दुनिया की भीड़ में नहीं, गहरी खामोशी में अगर कोई याद आ रहा है तो उसका रिश्ता कहीं ना कहीं दिल की गहराइयों से जुड़ चुका है। पल्लवी, उसने गहरे कष्ट के साथ उसका नाम लिया। आप जाने कितनी परेशानियों में जी रही होंगी। आप अपनी कहानी बता दें तो उसे आपका बयान मानकर मैं आपकी हर मुमकिन मदद कर दूं। पर आपकी खामोशी मुझे अंदर तक चीर देती है, इस कदर कि मैं आपके सामने भी नहीं जाना चाहता। पर अगले ही पल ये सोचता हूँ कि मैं नहीं तो कौन करेगा आपकी मदद। मुझे आपका भरोसा जीतने के लिए पहले दोस्त बनना होगा। ये बात मुझे कहनी है, पर कैसे? वह सिगरेट का धुआं छोड़ता हुआ सामने फैले विशाल समुद्र को देखने लगा। उसे पल्लवी का कमरा याद आने लगा। वो जब खिड़की के पास खड़ा था, तब भी तो ऐसा ही कुछ नज़ारा आया था। मतलब वो भी ऐसी ही किसी जगह पर है जहाँ समंदर है, पर उनमें फासला भी तो कितना है। जैसे 7 समंदर पार। सुबह की शुरुआत के साथ ही विक्रम की तहकीकात शुरू हो गई थी। उसने राजन और तरुण को अपनी उस जगह के पुलिस स्टेशन भेज दिया जहाँ वो पहले रहता था, और खुद इन्वेस्टिगेशन में लग गया। वो कालिया के कोड से 3 शख्स के नाम निकालने की कोशिश में लगा हुआ था, पर खाली हाथ रह जाता है। कभी पहले अक्षर का नाम नहीं मिलता तो कभी आखिरी का। जब दोनों मिलते तो बीच वाला रह जाता। अब ये और मुश्किल हो गया था, क्योंकि विक्रम ने तीनों की शक्लें भी नहीं देखी थी। बस एक बार राजन और तरुण वो इन्फॉर्मेशन ले आए जिसके बारे में मैं 100% श्योर हूँ, तो फिर इस केस में नई जान आ जाएगी। विक्रम इसी उधेड़बुन में लगा रहता। अनीता और आरती मधु को भी इससे रिलेटेड ही काम दिए गए थे। सब तल्लीनता से ड्यूटी में लगे हुए थे। कमल विक्रम की बताई हर जगह पर जाता जहां उनके मिलने के चांसेस रहते, पर वो उनकी पकड़ से दूर होते जा रहे थे। यूं ही दिन से 1 हफ्ता निकल गया। आज राजन और तरुण उसे इन्फॉर्मेशन लाकर देने वाले थे। वहीं विक्रम के दिल में पल्लवी के लिए उससे मिलने की तरफ बढ़ती जा रही थी।
उसे यूं लगता जैसे वो किसी मुसीबत में फंसी है या फंसने वाली है। अब उसे कैसे भी उस तक पहुंचना था, पर अब तो राजन भी यहाँ नहीं था। उसने एक शाम अकेले ही वहां जाने का फैसला कर लिया। वहीं ये बीता हफ्ता पल्लवी के लिए बेहद मुश्किल वाला रहा था, क्योंकि विक्रम से मिलने के बाद तो वह धीरे धीरे पल्लवी बनने लगी थी, पर अब वापस शिल्पा बनना उसके लिए मुश्किल हो गया था। पिछली रात भी एक कस्टमर ने उसके मुंह पर दुपट्टा बांधकर उसके साथ मनमानी की थी, क्योंकि उसकी तड़प चीखों में बदल रही थी। जो उसे नागवार थी, वह नशेड़ी तो था ही साथ दूसरे हाथ में सिगरेट भी पिए जा रहा था। जब पल्लवी ने उससे छूटने का प्रयास किया, तब उसके नाजुक हाथों पर उसने सुलगती सिगरेट दाग दी। पूरे हाथों पर फफोले आ गए थे। पल्लवी एक बार चीखी, फिर बेहोश हो गई। कस्टमर तो आधी रात में ही भाग गया। अगली सुबह नगमा पल्लवी के कमरे में आई। उसे ऐसे देखा तो आंखों में खून सवार किए वह पल्लवी को बेसुध हालत में ही आंगन में ले गई और उसके लिए एक बार फिर ढाल बनकर खड़ी हो गई और ताई को चेतावनी देते हुए कहने लगी, इस तरह की मनमानियां दोबारा सही नहीं जाने वाली। अगर ऐसा कुछ वापस हुआ तो वह इस बार खुद पुलिस में जाएगी। प्रार सच में उसकी धमकियों से डर गया और ताई के एक इशारे से उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा कि कैसे भी वो मान जाए। माफ़ी के तौर पर नगमा ने पल्लवी के लिए 2-3 रात की छुट्टी ले ली और उसके साथ रहने लगी। तब जाकर ताई ने चैन की सांस ली, पर वो अब भी शांत रहने वालों में से नहीं थी। खैर, अब वापस नगमा पल्लवी के साथ ही सोने लगी थी। उसी शाम विक्रम दूसरी मंजिल की बालकनी से चढ़कर कमरे में आ गया। उसकी आहट से ही नगमा चौकन्नी हो गई और वास हाथ में उठाकर खिड़की के पास गई, पर एक पुलिस वाले से कम चौकन्नी थी। आईने में उसको देखकर विक्रम सतर्क हो गया और उसके हाथ पकड़ लिए। विक्रम जैसे ही कमरे में आया, उसने लाइट जला ली। तब नगमा ने उसे देखा। वो उसके अगल बगल में राजन को देख रही थी, पर वो आज अकेला ही था। विक्रम सब समझ गया था। उसने कहा, मैं ही आया हूँ, क्या हुआ, सब ठीक है? उसका सवाल पूरा होने से पहले ही नगमा विक्रम के गले लग गई। विक्रम बिल्कुल सकपका गया था, जिससे वह 2 कदम पीछे हो गया। क्या हुआ माधुरी? उसकी आवाज़ में ऐसी करीबियत महसूस हुई कि नगमा रोने लगी। अपने सिर पर विक्रम का अपनेपन भरा हाथ महसूस कर वो पिघलने लगी, क्योंकि सख्त बनकर वो थक चुकी थी। उसे विक्रम में एक भाई जैसा सहारा महसूस हुआ था। विक्रम, पल्लवी, उसके मुंह से कुछ कुछ शब्द ही निकले। क्या हुआ उन्हें? पल्लवी का जिक्र सुनकर वो अजीब सी अनहोनी से घिरा बोला, कहाँ रह गए थे तुम? जब बहन माना था तब आए क्यों नहीं? वो उसकी छाती पर हक से मुक्के बरसाती हुई बोली, मतलब? वो अब भी नासमझी के आलम में था। मतलब पल्लवी की हालत बेहद ख़राब हो चुकी है। सबसे बड़ी बात तो वो पल्लवी रही ही नहीं, पता नहीं कहाँ खो गई है वो। सुन रहने लगी है। दर्द और तड़प ने उसकी आवाज़ ही छीन ली है। हंसना तो दूर, वह रोना भी भूल चुकी है। अब बिल्कुल खामोश हो गई है वो। साफ बोलो माधुरी, कहाँ है वो अभी? उसे गुस्सा आने लगा था। नगमा ने बिस्तर की तरफ उंगली से इशारा कर दिया। विक्रम नगमा को पकड़े हुए उसके बेड तक गया और जैसे ही सामने देखा तो देखता रह गया। पल्लवी वाकई पल्लवी नहीं रह गई थी। उसका चेहरा तो पहचान में भी नहीं आ रहा था। आंखों के नीचे काले घने गहरे जम चुके थे। गालों पर सूजन आ रखी थी। होंठों के पास और कान के नीचे उंगलियों के निशान थे, जो थप्पड़ मारने की वजह से पड़ गए थे। गर्दन का हाल देखकर विक्रम ने मुठ्ठियां कस ली। वहां नाखूनों और उन हैवानों के दांतों के निशान बने हुए थे। नगमा अब भी उसे इशारे से कुछ कह रही थी। तब विक्रम उसके बेड के पास नीचे ही बैठ गया और उसकी नाजुक कलाइयों को हाथ में लेकर देखने लगा। सुलगती सिगरेट के निशान थे, जो किसी ने ज़बरदस्ती बनाए थे। यही तो उस नगमा दिखाना चाहती थी। फिर वापस उसके गले लग गई। विक्रम, उसे दोपहर से होश नहीं आ रहा। मेरी जान को कुछ हो न जाए। वो उससे लिपट कर बेतहाशा रोती हुई बोली, रिलैक्स, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा इन्हें। ये संतावना देने वाली बात भी विक्रम ने अपनी नम पलकों से ही कही थी, क्योंकि वह उसके सामने टूट नहीं सकता था। जाओ, दरवाज़ा बंद करके आओ माधुरी, वह बेहद धीमी आवाज़ में बोला। माधुरी दरवाज़ा बंद करके उसके पास ही खड़ी हो गई। ताई की फिक्र नहीं है, मैंने कह दिया वो आज नहीं आएगी। विक्रम भरी आंखों से पल्लवी को देखने लगा। उफ, कोई इतनी जिल्लत भरी जिंदगी कैसे जी सकता है? याद आने लगा जो अब तक बेचैनी उसने महसूस की थी, वह बेफिजूल नहीं थी। ये पल्लवी के मुसीबत में होने की तरफ इशारा थी, जो वह अब तक समझ ही नहीं सका था। फिर नज़र पड़ी टेबल पर, जहाँ वो दवाइयाँ रखती थी। सारी टैबलेट्स उतनी ही थी जितनी उसने उस दिन देखी थी। मतलब ये सब इन्होंने बिना दर्द की दवाई के सहा। तभी बेसुध है। विक्रम ने उसकी तरफ अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाया और उसके माथे पर रख दिया। वो बुखार में तप रही थी। धीरे से उसके कंधों पर हाथ रखा, इस सोच में कि कहीं उसके छूने से उसकी तकलीफ और ना बढ़ जाए।
फिर काफ़ी हिम्मत बटोर कर बोला, पल्लवी। उसकी छुअन, उसकी आवाज़ से पल्लवी हरकत में आई। विक्रम ने उस पर पानी के छींटे भी मारे। पल्लवी को वही रातों वाली हरकतें याद आने लगी। उसने विक्रम को झटक दिया और खुद उठ बैठी। अजीब अजीब सी बातें करने लगी, चीखने लगी। विक्रम ने पल्लवी का यह रूप पहली बार ही देखा था। वह खुद सकते में आ गया था। यह वो पल्लवी नहीं थी जिससे वो मिला था। दूर रही ये सब, वह सिमट कर बैठने लगी। बच्चा, नगमा हिम्मत जुटाकर उसके करीब गई, उसे भी झटक दिया और बोली, कोई करीब मत आओ मेरे। वो खुद के निशानों और फफोलों पर नाखून मारने लगी, जिनसे खून रिसने लगा। बाल भी बिखर गए थे, कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे। अब विक्रम उसके पास गया। होश में आई है पल्लवी। वो उसे झकझोर कर बोला, क्यों? वो जोर से चीखी और उसे दूर हटा दिया। विक्रम फिर से उसे पकड़कर बोला, पल्लवी होश में आई है? क्या करूं मैं होश में आकर? अब वो रोने लगी थी। वो 2-3 दिन से खामोश हो गई थी, आज ही रोई थी। क्या करूं? वो विक्रम के गले लग ही जाती अगर नगमा उसे ना संभालती। नहीं हूं मैं पल्लवी, मर गई पल्लवी तो उसी दिन जब उसके पापा उसे यहाँ इस नरक में छोड़ गए थे। वह रोते हुए बोली। विक्रम को वक्त हालात सही नहीं लगा, पर अभी पल्लवी खुद से बताने लगी थी। अब वह चुप होकर सब सुनने लगा। पल्लवी नगमा को खुद से दूर करके खड़ी हो गई। क्या हुआ था उस दिन? विक्रम ने पूछताछ शुरू करने के अंदाज में पूछा। कौन से दिन? जब पापा ने मुझे यहाँ छोड़ा था। क्यों क्यों सबको पल्लवी की कहानी ही जाननी है, जो कि मर चुकी है? उस पल्लवी को रोंद कर जिसे शिल्पा बनाया गया। कहानी तो उसकी जाननी चाहिए आपको, क्योंकि अब मैं शिल्पा ही हूँ। यहाँ वो शिल्पा जिसकी आबरू एक बार नहीं, बार बार तार की जा चुकी है। वो शिल्पा जिसकी खुद की कोई ज़िंदगी है ही नहीं। वो शिल्पा जिसके जिस्म पर उससे ज़्यादा किसी और का है, और कितनों का है, ये भी हर रात अलग अलग शख्स से पता चलता है। वो शिल्पा जो किसी एक की नहीं हो सकती, कभी नहीं। सुना आपने? शिल्पा हूँ मैं, एक वेश्या जो ताई के इशारों पर हर रात अपने जिस्म की नुमाइश के लिए खड़ी कर दी जाती है। फिर उसके बाद वो दरिंदे उसके साथ कितनी भी दरिंदगी करें, क्योंकि ताई को तो पैसों से वास्ता है। वो तो बस अपने सोने की चिड़िया की बोली लगाकर माला माल हो रही है, और हम कंगाल, जिस्म से, रूह से, जहन से बिल्कुल कंगाल। यह है शिल्पा की कहानी, और सिर्फ मेरी ही नहीं, आप ही नहीं, नगमा की कहानी। यहाँ मौजूद हर लड़की की कहानी है। शीला, मुन्नी, लैला, चमेली, मोहिनी, रानी और हर शिल्पा की कहानी। जहाँ लोग अपनी फीकी सी ज़िंदगी में तड़का लगाने के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं। लोग बिना वजह यूं ही ऐश करने चले आते हैं। यहाँ तक कि जिनका अपनी ज़ोरों से मन भर जाए तो मस्ती करने आ जाते हैं। जहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मर्ज़ी से यह चाहता है, कौन नहीं। बस अपनी मनमर्जी करनी होती है। फिर अपने निशान दिखाकर बोली, ये देखो, ये उस आदमी के तमाचे हैं जिसको अपनी रातों में मज़ा लेने के और शोर मचाने के लिए मेरी आवाज़ चाहिए थी। मेरी खामोशी की वजह से पड़े मुझे ये तमाचे। ये उसके दांतों के, ये नाखूनों के, और ये तो कल ही बनाए थे उस नशेड़ी ने सुलगती सिगरेट से मेरे नरम हाथों पर। अब बोलो, करोगे मेरी मदद? जान लिया शिल्पा को, जान लिया नगमा को, मालूम हो गई ना अब हमारी कहानी। अब बोलो, अब भी मानते हो हमें अपना, और आप ही को अपनी बहन? विक्रम बुद्ध बना उसे खड़ा देखता ही रह गया। नगमा भी रोते हुए उसे देखती जा रही थी, और पल्लवी चीखे जा रही थी, कहे जा रही थी, यहाँ हर शख्स अपनी कहानी लिए बैठा है। हमने तो सोचा था हमने ही सहे हैं सितम, पर जब सुनी उनकी दास्तान तो लगा दर्द तो पहले से ही उनसे राब्ता जोड़े बैठा है। जब तक हमें किसी और के दर्दों का अंदाज़ा ना हो, तब तक हमें यही लगता है कि हम ही दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हैं। पर जब सामने वाला अपनी कहानी कहने लगता है, तब पता चलता है कि उसका दुख हमसे कहीं ज़्यादा और बड़ा है। विक्रम सख्त बंदा नहीं था, वह नरम दिल इंसान था। सख्ती ओढ़े रखता है, जो आज के ज़माने में ज़रूरी भी है। उसे अब तक लगता कि उसकी ज़िंदगी ही ऐसी थी, पर जब पल्लवी की शिल्पा बनने की दास्तान सुनी तो उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। न कि सिर्फ पल्लवी की कहानी, बल्कि हर उस लड़की के दर्द की दास्तां को सुनकर न जाने क्या क्या सहना होता होगा उन लड़कियों को जो ऐसी जगहों पर रहती हैं, काम करती हैं। हमें कितना आसान लगता है ये कह देना कि ऐसी जगहों पर काम करने वाली लड़कियां सही नहीं होती, जबकि वो जाने क्या क्या सहती होंगी, हर रोज़ अपनी नुमाइश करती हैं। वो भी ऐसे लोगों के साथ जो इंसानों के खोल में भेड़िए बनकर आते हैं, और वो भी अपनी आबरू दांव पर लगाकर, किसी के लिए बस टाइम पास का जरिया, किसी की भूख मिटाने का तो किसी के मन बहलाने का। उफ! पल्लवी का दर्द समझ पाना विक्रम की सोच समझ से परे था। वो जब भी उसे देखता तब उसे मालूम होता कि उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, शायद 20 साल भी नहीं होगी, और इस उम्र में उसने क्या कुछ नहीं सह लिया, और इससे कम उम्र में भी ना जाने कितनी लड़कियों ने कितनी बार कितनों के साथ ये सब।
सोचकर ही उसका कलेजा मुंह को आने लगता। उसका दिल किया कि अभी के अभी जाकर रोती हुई पल्लवी को अपनी मजबूत बाहों में कसकर भर ले, उसे ऐसा महफूज महसूस करवाए जिससे वो सब कुछ भूल जाए। उससे कहे, उसे एहसास दिलाए कि वो उसके साथ है, वो निकालेगा उसे यहाँ इस दलदल से बाहर। पर उसके कदमों ने तो उठने से ही मना कर दिया, जैसे पत्थर के हो चुके हों। अगर आज वो ये करता है तो पल्लवी का विश्वास खो देगा। उसे लगेगा सब मर्द एक जैसे होते हैं, जो कमज़ोर पड़ चुकी लड़की को सहारा या संतावना देने के बहाने उसके नज़दीक आते हैं। विक्रम अपनी ऐसी छवि कभी नहीं बनाना चाहता था, उसके सामने इसलिए दूरी बनाना ही उचित समझा। वो कुछ कहता उससे पहले उसके पास राजन का फ़ोन आ गया। भाई कहाँ हो, जल्दी घर आओ, हम पहुँच गए। आ रहा हूँ माधुरी, तुम ध्यान रखना इनका, मुझे अभी निकलना होगा। नगमा उसे देखे जा रही थी तो वह उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर बोला, अपनी बहन को मुसीबत में छोड़कर वापस नहीं जाएगा ये विक्रम। इस बार आप दोनों की हर मुमकिन मदद करूंगा, ये वादा है एक भाई का। नगमा ने पलकें झपकाकर उसे सहमति दे दी तो वह पल्लवी को अपलक देखता हुआ उसके करीब जाकर उसके सिर पर बड़ी हिम्मत जुटाकर हाथ फेरकर खिड़की से बाहर चला गया। पल्लवी वापस बेहोश हो चुकी थी। नगमा उसे सही से बिस्तर पर लेटाने लगी। विक्रम वहां से चला तो आया था, पर पूरे रास्ते उसके दिमाग में, उसके कानों में बस पल्लवी की आवाज़ें ही आ रही थी। शिल्पा हूँ मैं, एक वेश्या जो हर किसी की ज़रूरतें पूरी करती है। सब जानने के बाद करेंगे आप हमारी मदद? फिर याद आने लगे उसके जख्म। उफ, सहने की तमाम हदों से भी ऊपर सह चुकी थी वो। विक्रम इस हद तक उससे जुड़ गया था कि वो उसके दर्दों को महसूस करने लगा था। सही मायने में उसका हमदर्द बनने लगा था। इसी सोच में गुम उसका घर आ चुका था। वह गाड़ी से उतरा और लिफ्ट में गया, इससे बेखबर कि आगे एक और झटका उसका इंतजार कर रहा था। वह घर में गया तब तरुण और राजन दोनों मौजूद थे। भाई आपका शक सही था, राजन ने विक्रम को देखकर दरवाजे पर ही फाइल दे दी थी। विक्रम कांपते हाथों से वो फाइल लेकर देखने लगा। वहीं तरुण अब भी सब कुछ समझने की कोशिश में था। जैसे ही उसने फाइल खोली, 3 तस्वीरें सामने आ चुकी थी। विक्रम फाइल में से तस्वीरें निकालकर आगे बढ़ने लगा। पीछे फाइल्स में से सारे पन्ने निकलकर फर्श पर बिखर चुके थे। तरुण समेटने लगा पर राजन विक्रम के पीछे हो लिया। विक्रम अपने कमरे में जाकर वार्डरोब से अपनी डॉक्यूमेंट्स फाइलें निकालने लगा। देखते ही देखते वो कमरे का सारा सामान बिखेर चुका था। ये क्या कर रहे हैं सर? तरुण आखिर में पूछ ही बैठा। जस्ट वॉच। आखिर में विक्रम को 3 स्केच मिल ही गए जो वो ढूंढ रहा था। उन तीनों को टेबल पर रखकर वो सारी तस्वीरें सेट करने लगा। हूबहू मिलने लगी थी। राजन विक्रम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर फिर जाने उसे क्या सूझा, वह उन तस्वीरों को फाड़ने और नोचने के लिए उतारू हो गया। राजन आ गया। भाई इकलौते एविडेंस है ये, कंट्रोल कैसे कंट्रोल कर लूँ राजन, कैसे? मेरे सामने मेरी बहन के रेपिस्ट की तस्वीरें हैं, कैसे करूँ कंट्रोल? विक्रम कह ही गया, सुनकर तरुण भौचक्का ही रह गया। अब उसे सारा माजरा समझ आ गया था कि कालिया का केस विक्रम के लिए इतना ज़रूरी क्यों बन गया था। सर आपकी बहन? तरुण हकलाया। अब उन दोनों ने ध्यान दिया कि उनके अलावा तरुण भी मौजूद था। विक्रम तरुण के पास गया और उसके गले लग गया। थैंक यू सो मच तरुण। वह रोने लगा था। सर ये आप? विक्रम ने उसे सोफे पे बैठाकर माधुरी के रेप की बात बता दी। तरुण की आंखें बरसने से रुक नहीं पाई। वो क्या, कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि उस वक्त विक्रम पर क्या बीती होगी। तरुण, मैं उस वक्त छोटा था ज़रूर, पर इतना भी नहीं कि उन हैवानों को याद न रख सकूं। आई एम एडल्ट। मुझे इंसान की शक्लें बहुत याद रहती थी शुरू से ही। जब मैं मौसी के साथ रहने गया था तब तक नॉर्मल हो चुका था। फिर एक रोज़ मैंने स्कूल से आते वक्त किसी से उन तीनों लोगों के स्केच बनवा लिए थे। हाँ, ये जानता था कि इतनी बड़ी दुनिया में उन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा। फिर जब सब कुछ हाथ से छूटने लगा तब मैं पुलिस लाइन में आया। और याद करो, जब तुम ज्वाइनिंग पे आए थे तभी तुम्हें कहा था कि शहर की डिटेल निकलवाओ। हाँ, मुंबई ने ही छीना मुझसे मेरा सब कुछ, और वो दरिंदे यहीं के थे, पर वो मेरी पहुंच से दूर जा चुके थे। अब ये चोरी वाला गिरोह सामने आया। फिर आया कालिया नाम। मुझे महसूस होने लगा कि मेरा मकसद यहीं कामयाब होगा। याद है तुमने कहा था कि शराब और लड़की उसकी कमज़ोरी हैं। बस क्लू जुड़ते गए, बट मैं और श्योर होना चाहता था। तब तुम्हें यह तस्वीरें लेने भेजा, क्योंकि ये ना केवल रेपिस्ट हैं बल्कि चोर भी हैं, और भी गलत धंधों में इनके नाम वांटेड लिस्ट में रह चुके हैं। इनकी तस्वीरें मिलना मुश्किल नहीं था, बस मुश्किल था इनका मेरे स्केच से मिलना। बस अब वो भी हो ही गया। फिर तस्वीरों को सामने करके बोला, लो, और मैं सही था। इनकी शक्लें भले ही उम्र के साथ बदल गई होंगी, पर इनकी आंखें कभी नहीं भूल सकता मैं। आधी रात में भी इन कुत्तों को पहचान सकता हूँ। विक्रम ने गहरी सांस ली। मेरा मकसद बहुत नज़दीक आ गया है।
पर अब भी बहुत दूर है क्योंकि ये हमारी पकड़ में आसानी से नहीं आएंगे। सर, मैं अपनी जी जान लगा दूंगा पर माधुरी जी की मौत का बदला लेने में आपकी मदद करूंगा। आपकी बहन मेरी भी बहन हुई ना, और मेरी तो थी भी बहन। राजन भी शामिल हो गया। सबने मिलकर इस मकसद को अंजाम देने का सोच लिया था। तरुण जाने लगा तब विक्रम ने उसे कुछ कहने को रोका। उससे पहले ही तरुण बोला, डोंट वरी सर, ये बातें मेरे तक ही रहेंगी। सर होने से पहले आप में मुझे अपना बड़ा भाई और आइडियल नज़र आया है। विक्रम मुस्कुराने लगा। तरुण घर चला गया। राजन खाना खाते वक्त विक्रम से बोला, भाई हम बहुत नज़दीक आ ही गए हैं हमारे लक्ष्य के। अब सेलिब्रेट करना तो बनता ही है। नहीं राजन, आधी जीत को कभी सेलिब्रेट नहीं करते। पर भाई, और दूसरी बात, मैं आज पल्लवी के यहाँ जाकर आया था। वाट, अकेले ही? मैंने देर कर दी राजन, वो डूबी हुई आवाज़ में बोला। मतलब सब ठीक तो है ना नगमा? माधुरी ठीक है यार, पर वो विक्रम के गले से अगला निवाला ही नहीं ढला। भाई राजन, उसकी जो हालत है ना, उफ, मैं बयान भी नहीं कर सकता। जाने कितनी तकलीफ़ों से गुजर चुकी है वो हमारी गैर मौजूदगी में। विक्रम ने राजन को वो सारी बातें बता दी जो पल्लवी ने उससे कही थी, जो उसने सही थी। कभी कभी तो लगता है कि उन्हें अपने आप पास ले आऊं, दुनिया के हर दुख से दूर कर दूं, पर किस हक से? मैं विक्रम रघुवंशी, जो लड़कियों को आंख उठाकर नहीं देखता, उसे बस एक ही लड़की नज़र कैसे आ सकती है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और ना जाने उनसे कैसी अटैचमेंट फील होने लगी है कि उनके सिवा कोई और अपना लगता ही नहीं। विक्रम दिल की गहराई में छिपी बातें कह गया था। तुझे पता है, उनकी नाजुक कलाइयों पर जाने कौन से जानवर ने सिगरेट दाग दी। मेरा दिल करता है कि एक एक करके उन सब की जान ले लूं, जिस किसी ने भी उन्हें छुआ हो। विक्रम कहते कहते ही इतना हाइपर हो गया जैसे कि पल्लवी के गुनहगार उसके सामने ही हो। भाई, आप पल्लवी को चाहने लगे हैं, राजन बिना लाग लपेट के कह गया। विक्रम देखता ही रह गया, फिर इधर उधर देखता हुआ बोला, नहीं ऐसे वैसा कुछ नहीं है। तो मैंने कब कहा कि ऐसा वैसा कुछ है? आप उसे पाक नज़रों से देखते हैं और जहाँ देखना सुकून देने लगे, और कोई उन्हें छू भी ले तो खून खोल उठता है। भाई, इसे चाहना ही कहते हैं। राजा अनुभवी इंसान की तरह बोलने लगा। बकवास बंद कर, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा और ना ही उनके बारे में सोच सकता हूँ। विक्रम सब कुछ सिरे से नकार चुका था। अच्छा, तो किसके बारे में सोचते हैं आप? चिपकू के बारे में? राजन कहकर भाग गया, पर विक्रम को सवालों के कटघरे में छोड़कर चला गया। क्या वाकई वो पल्लवी के लिए कोई नए एहसास महसूस करने लगे हैं, जिनकी आहट इतनी मध्यम थी कि उसे खुद ही पता नहीं चला कि कब ये जज्बात उसके दिल के कोने में इकट्ठे होने लगे? क्या ये मुमकिन है कि भावनाएं बिना किसी शोर शराबे के भीतर तक प्रवेश कर जाएं? विक्रम गहरी सोच में डूब चुका था। अगली सुबह, रात के बाद पल्लवी को सुबह ही होश आया था। गुस्से और जल्दबाजी में वो खुद को ही घाव दे बैठी थी। पर इन सब में एक बात अच्छी हुई कि वो विक्रम को सब कह बैठी। उसे याद आया कि वह विक्रम के सामने शिल्पा बनने की सारी कहानी खोल बैठी थी। वो छत की तरफ देखती हुई सोचने लगी, अगर सच में बंदा विक्रम नेक दिल है तो हमारी मदद करने ज़रूर आएगा। नगमा आ चुकी थी और उसके सिरहाने बैठकर बोली, बच्चा अब कैसी है? रात को विक्रम, मुझे मालूम है, पल्लवी खोई हुई सी बोली। पल्लवी, तूने कैसा बर्ताव किया उनके साथ? वो आखिरी मुलाकात थी आप ही। मतलब वो अब शायद नहीं लौटें। क्यों? पता नहीं, दिल गवाही नहीं दे रहा कि वो हमारी आगे भी मदद करेंगे। हमारी कहानी से रूबरू होने के बाद भी पल्लवी इतना ही जान पाई तू उसे? हर शख्स चेहरे पर चेहरे लिए रहता है, यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। अब तो बहुत बार धोखा खा चुकी हूँ। सोच, वो सिर्फ अपनी बेचैनी महसूस होते ही यहाँ चला आया तो अब? नहीं पता आप ही, आपने देखा नहीं, वो पल भर भी नहीं रुके थे हमारी बात सुनकर। बस आप भी झूठी उम्मीदें मत बांधिए, बेहतर होगा। पल्लवी बिना भाव के बोली और उठकर वॉशरूम में चली गई। पल्लवी, वो रुका था, तू बेहोश हो गई थी। मुझे वादा देकर भी गया। नगमा उसे जाता देखकर कहती रह गई। वो सोच में पड़ गई थी, ये इसे रातों रात क्या हुआ? या खुदा, अब तो उसका आना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब तू ही कुछ कर। नगमा पल्लवी को इस हाल में देखकर और परेशान हो गई थी। पुलिस स्टेशन। राजन, हमें ताई के उस खोटे पर रेड मारनी होगी। वाट, अचानक? नहीं, मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। मैंने कल उनकी बातें सुनी ही नहीं, बल्कि मेरे पास उनकी बातों की रिकॉर्डिंग है, जिसे हम बयान के रूप में यूज कर सकते हैं। नहीं भाई, हम गलत हो सकते हैं। क्या पता वो किसी और मुसीबत में फंस जाएं, और इस रिकॉर्डिंग में उन्होंने किसी ताई, किसी कोटे का जिक्र नहीं किया है। फिर इसे बयान कैसे मान लें? तो हमें क्या करना चाहिए, तू ही बता दे। भाई बस कुछ वक्त और, शायद वो इन सब के लिए तैयार हो जाएं। मैं जाकर आऊँ एक बार, और उससे क्या होगा? वो मुझ पर छोड़ दीजिए। अच्छा चल, फिर तू आज शाम को ही जा, मैं भी कहीं जा रहा हूँ। तरुण ने एक लोकेशन पर बुलाया है,
जहां कमल को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। विक्रम राजन से कहकर जीप में सवार होकर कहीं निकल गया। वो शहर के एक साइबर कैफे पर आया था, हर जगह पर पूछताछ कर रहा था। तरुण और कमल भी नाम बदलवाने की जगहों पर सबसे पता लगाने में जुटे थे। उनकी तस्वीरें तो पास थी, पर उनके नाम अब भी मिस्ट्री ही थे। तुम दोनों इस एड्रेस पर जाओ, मैं आता हूँ। विक्रम ने कमल और तरुण को एक एड्रेस पकड़ाया तो वो दोनों जीप में बैठकर निकल गए। और विक्रम पैदल चलता हुआ आज इस शहर की मार्केट में पहली बार आया था। उसे पुलिस की वर्दी में देखकर सारी लड़कियां उस पर बुरी तरह फिदा हो चली थी। उसके कसरती और गठीले जिस्म को देखकर आहें भरने लगी। वह इधर उधर देखता हुआ एक दुकान पर पहुंचा जहां तरह तरह के दुपट्टे टंगे हुए थे। आंचल दुकान का नाम देखकर ही विक्रम के जहन में पल्लवी की याद आने लगी। वह हमेशा ही खूबसूरत और अदब से सलवार कमीज पहनती थी और हमरंग के दुपट्टे ओढ़ती थी, जिससे साफ जाहिर था कि उसे कितना शौक था इन सब का। जिस्म खुला देखने के इस दौर में कोई तोहफे में दामन दे तो बात बने। उसके जहन में उसकी कही बात गूंजी, क्या लेंगे साहब? दुकान वाला उसे खोया देखकर पूछने लगा। आपकी दुकान में जितने भी दुपट्टे हैं सब दे दो, वह बेपरवाह सा बोला। पर दुकानदार की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या साहब? वो बेयकीनी से बोला। वही जो आपने सुना साहब, लगता है पहली बार खरीदारी के लिए आए हैं। मेरे पास तो हज़ारों की तादाद में दुपट्टे हैं, 100 रंगों के। अच्छा, तो उनके लिए क्या लूँ? वो सोच में पड़ गया। एक सुझाव दूँ? इंद्रधनुष के 7 रंग मानकर 7 दुपट्टे ले लो साहब। गुड आइडिया, बट चॉइस मैं करूँगा। जी साहब आइए। दुकानदार उसे भीतर तक ले गया। काफ़ी बड़ी दुकान लग रही थी, जहाँ सच में बहुत संख्या में दुपट्टे टंगे हुए थे। विक्रम एक से बढ़कर एक थान निकलवा कर देखता जा रहा था। वह रंग के साथ कपड़े भी देख रहा था। रेशम, कॉटन, सूती, मखमली और भी तरह तरह के दुपट्टे देखने लगा। खोजते खोजते पास ही ढेर लग गया, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आया। फिर 7 रंगों वाला एक लहरिया नज़र आया, बस वही नज़र ठहर गई। पैकेट, उसके बाद तो हरे, नीले, लाल, गुलाबी, पीले जैसे रंग के अलग अलग दुपट्टे छांटने लगा। पैकेट, वह कहता गया और छांटता गया। साहब ये सब? दुकानदार बौखला गया था। उसकी दुकान पर ऐसा कस्टमर शायद पहली बार ही आया था। वो बिना भाव के मुस्कुराकर बोला। कुछ देर बाद वो दुकानदार बैग्स पकड़ाकर जाने लगा। अरे साहब, दरोगाओं से पैसे नहीं, वो डरता हुआ बोला। कैसी बात करते हो? अपने हक के पैसे कभी नहीं छोड़ने चाहिए। और ये दरोगा क्या पहुंची चीज़ है? किसी को इतना भाव मत दिया करो, वो भले ही खाकी वाले ही क्यों ना हो। जो लोग तुम्हें दबाने के चक्कर में तुम्हारी आमदनी बंद करवा दें, उसकी कंप्लेन किया करो। ये लो मेरा नंबर। विक्रम रघुवंशी नाम है मेरा। जो ये पुलिस के नाम पर लोगों में भ्रांतियाँ फैला रखी है ना, सब ख़त्म करने ही आया हूँ। बिल दिया करो सबको। ये वर्दी आप लोगों की हिफाजत के लिए ही पहनी हुई है हमने, और जिनके लिए ये ख़रीदा है उनके आगे तो ऐसी कई हज़ारों बिल कुर्बान। विक्रम मुस्कुराता हुआ बोला। दुकान वाला उसे देखता ही रह गया। विक्रम सच में अपने आप में ही एक मिसाल था। उसमें पुलिस वाला होने की कोई धौंस नहीं थी। उसे गलत काम और गलत बात कतई बर्दाश्त नहीं थी। यही बातें तो उसे सबसे अलग बनाती थी, जो आज के ज़माने में लगभग लुप्त हो चुकी हैं। विक्रम ने हर दुपट्टे का वही दाम चुकाया जो उसका असल मूल्य था। उसने हज़ारों रुपए खर्च कर डाले सिर्फ दुपट्टे खरीदने में। उसके लिए पल्लवी के सामने इनकी कीमत उतनी ज़्यादा नहीं लगी थी जितनी बेशकीमती पल्लवी की मुस्कुराहट थी। जब वो दुपट्टे को ओढ़ती थी, वह घर गया तब इतने बैग्स देखकर राजन हैरत में आ गया। ओ भाई भाई, पूरे डिपार्टमेंट के लिए शॉपिंग कर ली क्या? नहीं तो कुछ नहीं, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो आलतन बिना जवाब दिए ही चला गया। वो चला गया तो राजन सारे पैकेट्स को खंगालने लगा। हर किसी में दुपट्टे के सिवा कुछ नहीं था। वह अचंभे में था कि कहीं तो लड़कों का सामान निकले। दरअसल विक्रम कभी खुद के लिए ख़रीदने नहीं जाता था। उसके लिए सब उसकी मौसी ही लाती थी। और आज वो बंदा लड़कियों का सामान। एक मिनट, अगर मैं गलत नहीं तो भाई कहीं पल्लवी के लिए ही ये सब। उफ, इनके ये खामोश जज्बात, जिन्हें आम भाषा में मोहब्बत ही कहा जाता है, वो समझते क्यों नहीं और मानते क्यों नहीं कि कुछ तो फील करने लगे हैं? वरना विक्रम, सॉरी, द विक्रम रघुवंशी, जो अपने लिए एक रुमाल तक लेने बाजार न जाए, वो दुपट्टे का खजाना कैसे ले आया? कैसे मानेंगे ये अब? राजन सोच ही रहा था कि विक्रम आ गया। सारा सामान देखकर राजन पर चिल्ला पड़ा। कर दिया ना कबाड़ा, वापस समेट। कर रहा हूँ ना। अच्छा सुन, ये सब पैक करके पल्लवी को दे देना। विक्रम नोलवरी बोला। ओहो। राजन आंखें बड़ी बड़ी करके बोला। ऐसे एक्सप्रेशन मत दिया कर। विक्रम को चिढ़ होने लगी थी। तो कैसे दूं? आपने कदम ही कुछ ऐसे उठाए हैं। गिफ्ट एंड ऑल, वो उसे छेड़ने लगा। तू जा रहा है या मैं जाऊं? विक्रम के लफ्ज़ भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। उफ, इतनी जल्दी? राजन ने आज विक्रम को एम्ब्रेस करने की ठान रखी थी।
राजन, अरे मजाक था यार, मैं जा रहा हूँ और अच्छी न्यूज़ लेकर ही आऊँगा। राजन चला गया तो विक्रम ने भी हाथ पीछे करके फिंगर क्रॉस कर ली। वह बालकनी से उसे जाते हुए देख रहा था। भाई अब आएगा मज़ा। नीचे तक पहुँचते पहुँचते राजन ने गाड़ी में ही कोई खुराफात कर दी थी। राजन पूरी दुनिया में अपनी माँ से भी पहले विक्रम से सबसे ज़्यादा प्यार करता था और सच्चे दिल से चाहता था कि विक्रम साधारण इंसान की तरह ज़िंदगी जिए, क्योंकि उसने विक्रम को बचपन से ही हर चीज़ के लिए तड़पते या अफसोस करते हुए ही देखा था। उसने अपनी ज़िंदगी में हर रिश्ते को लेकर खाली हाथ ही पाया था। वह कहता कुछ नहीं था। उसकी दिली तमन्ना भी यही थी कि कोई उसे ऐसा मिले जिसके साथ जुड़कर वो बीती ज़िंदगी भूल जाए, जिसके लिए वो नई ज़िंदगी जीनी शुरू कर दे। 24 साल तक जो बंदा किसी के लिए कुछ महसूस न कर सके, उसके दिल में एक दिन अचानक किसी एक लड़की को लेकर कोई भावनाएं दस्तक दे भी रही है, तो उसका अभिवादन कर उसे ज़िंदगी भर अपने पास रखना चाहिए। पर विक्रम इस बार भी भाग रहा था। पर राजन इस बार विक्रम को उसके हिस्से की खुशियाँ देने की ठान कर पल्लवी के पास गया था, क्योंकि विक्रम उसे दिल ही दिल चाहने लगा था, पर कभी कहने वाला नहीं था। पर जो बिना कहे ही समझ जाए वही तो असली यार होता है। राजन भी उनमें से एक था। उसने ड्राइविंग करते हुए ही नगमा को फ़ोन कर दिया था कि वो आएगा। उधर पल्लवी ख्यालों की उधेड़-बुन में खोई बिस्तर पर औंधे मुँह लेटी हुई थी। उसे बुरा भी लग रहा था, क्योंकि वो कह तो गई थी कि विक्रम अब शायद ही आए, पर वो इस बात को सिरे से नकारना चाहती थी। वो चाहती थी कि विक्रम आए और कहे उससे कि वो साथ थे उसके। पर उन्होंने तो कहा था ना। पल्लवी खुद को जवाब देने लगी, तो कहने से क्या होता है। उनका कभी कोई इशारा मिला जिससे ये लगा कि वो तेरे हमदर्द हैं या बनना चाहते हैं? अगर होते तो कल रात तुझे रोते देख पिघले क्यों नहीं? क्यों तुझे अपनी बाहों में नहीं भरा? आखिर दिल की बात जुबान पर आ ही गई। तो तुझे गम इस बात का है कि वह तेरे करीब क्यों नहीं आए? दिमाग दिल को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हुए बोला। अच्छा, तू उनके एहसास को जीना चाहती है, पर क्यों? ये तो मर्द जाति नापसंद है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। वह भी साधारण ही है और मेरे दिल में उनके लिए कुछ भी नहीं। वह खुद को डपटते हुए बोली। ओह, तो इतनी शिद्दत से क्यों चाहती है कि वो आए? जब कल आए थे तब तो रोती बिलखती उनको सब कह सुनाया था ना। अब क्या हुआ? अब वो निशब्द थी। वह खुद से ही बातें कर रही थी। तभी नगमा भागती हुई उसके कमरे में आ गई। मेरी जान, वो उसके गले में बाहें लपेट कर बोली। क्या हुआ? राजन आ रहा है। उसके चेहरे की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। वहीं पल्लवी को भी ये एहसास गुदगुदाने लगा था कि अब वह भी हक से विक्रम के साथ झगड़ लेगी। पर वो नॉर्मल रहकर बोली। कैसे? फ़ोन किया था? या अल्लाह, मुझे तो ये फ़िक्र सता रही है कि वो आएंगे कैसे। जब मेरा मतलब वो साधारण शख्स होकर आ सकते हैं, फिर ये तो पुलिस वाले हैं ना। पल्लवी ने कहा। या खुदा, उसे ये लगता है कि राजन पुलिस में है, पर विक्रम नहीं। उफ, अब ये मसले कब सुलझेंगे? नगमा नई परेशानी सोचकर घबरा गई। मैं नीचे जाती हूँ, उन्हें इशारे से ही रोक दूंगी। नगमा चली गई। वहीं पल्लवी के मन में हलचल मच गई थी, पर वो सब दबाकर चुपचाप सोफे पर बैठ गई। उसकी इच्छाएं, उम्मीदें सब खत्म सी हो गई थी। पर एक खुशी तो अब भी थी विक्रम के आने की, कि शायद आज वो उसे बता पाए कि वो अब भी उनका मददगार बनेगा। पर इस बार वो उत्साह नहीं था जो पहली मुलाकात में था। सारा खेल वक्त का ही था। पल्लवी भी वक्त की मारी थी। वक्त जैसे जिन हालातों में उन्हें मिलवा था वो वैसे ढलती जाती। जाने ये मुलाकात कौन सा मोड़ लाएगी। राजन ने गली के नुक्कड़ पे ही गाड़ी रोक दी। उसका गला सूखा जा रहा था, ये सोचकर कि आज तो वो अकेला ही आया है, कहीं पकड़ा ना जाए। अगर पकड़ा गया तो विक्रम के भरोसे के साथ साथ पल्लवी और उन दोनों की मिलने की उम्मीद भी खो देगा। वह हाथ जोड़कर ऊपर देखने लगा। लुक पार्टनर, बड़े नेक काम के लिए आया हूँ, प्लीज़ साथ दे देना। फिर अपनी पार्टी डन। नगमा गेट पर ही खड़ी थी कि तभी रघु आ गया। अरे भाभी जान, आप यहाँ? वो अजीब अंदाज में बोला। दूर रह मुझसे और अपनी गंदी जुबान से मुझे मत पुकारा कर। भाभी नहीं मैं तेरी। नगमा एक बार तो रघु को देखकर डर गई, पर उसकी बातों से वो ये दिखाना नहीं चाहती थी। हाय, आपकी इसी अदा पर तो अबरार भाई फिदा है। वो गर्दन में हाथ फिराकर बोला। वहीं नगमा को उसकी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो डर सता रहा था कि कहीं राजन अभी ना आ जाए। चलो अंदर। रघु उसकी नज़रें गेट पर टिकी देखकर बोला। अबरार कहाँ है और ताई? उसने रोकते हुए पूछा। ओहो, आज भाईजान के लिए बड़ी फिक्रमंद हो रही हैं आप। वो तो नई हवेली गए हैं ना, मेरे को जिम्मेदारी दी है तुम लोगों की। वो सीना तान कर बोला। खुदा का शुक्र है, तुम बकवास बंद करो और जाओ, मैं आ जाऊंगी। रघु के जाने के बाद नगमा ने बाहर निकलकर देखा तो राजन अभी भी वहीं था। या अल्लाह, कितना डर सताता है इन्हें। वो उसके भोलेपन पर जरा सी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी।
राजन, नगमा ने धीमी आवाज़ में ही पुकारा, पर राजन को सुनाई दे गया, क्योंकि आज पहली बार ही उसने उसका नाम लिया था। वह मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। वो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। जैसे ही नज़दीक आया, नगमा ने झटके से उसे खींचकर दीवार से सटा दिया। राजन हक्का बक्का ही रह गया। वो कुछ कहने को मुंह खोलता, उससे पहले नगमा ने अपनी हथेली उसके मुंह पर रख दी और इधर उधर देखने लगी। शायद किसी के कदमों की आहट थी, पर राजन तो नगमा को देखे जा रहा था। उसकी आंखें उससे हट ही नहीं रही थी। पीले रंग के सूट में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। यकीनन वो उसी के लिए तैयार हुई थी, आज जो साफ नज़र भी आ रहा था। राजन उसे देखता रहा। रघु के वापस जाने के बाद नगमा को एहसास हुआ। तब वो पीछे हटी। माफ़ करना, वो रघु था। मैं वो बुरी तरह झेंप गई। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मेरे लिए तैयार हुई हैं? राजन बिना उसे सुने सीधे उसकी आंखों में झांक कर कह गया। नगमा की बोलती ही बंद हो गई। वह सकपका गई, फिर बोली, यहाँ कोई देख लेगा, चलिए अंदर। राजन उसकी इस अदा पर मुस्कुराता हुआ उसके पीछे हो गया। नगमा उसके आगे आगे चल रही थी। राजन पल्लवी के कमरे में नॉक करने लगा। दस्तक सुनकर पल्लवी का दिल उछलकर उसके गले में आ गया। उसे लगा विक्रम आ गया, पर अभी नाराज़गी भी तो दिखानी थी, तो वह मुड़ी ही नहीं। बस अंदर आने का कहकर बैठी रही। नगमा अंदर आई और बोली, देख तो कौन आया है। उसकी आवाज़ में अलग ही खनक थी। मुझे बात नहीं करनी आपके भाई से। पल्लवी तुनक कर बोली। खुद को नगमा का भाई सुनकर राजन फौरन बोल पड़ा, अरे नहीं नहीं, मैं राजन हूँ। नगमा भी बिना हंसे नहीं रह सकी। अब पल्लवी पलटी। उसकी उम्मीदों से भरी आंखें राजन के पीछे थी कि शायद विक्रम अब आए अब आए। उसकी नज़रों को देखकर राजन बोला, भाई नहीं आए, मैं ही आया हूँ। अब नगमा को याद आया कि वो नीचे राजन को देखने में इतनी खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि विक्रम आया ही नहीं। वहीं इतना सुनकर पल्लवी का दिल धक से रह गया। जैसे सारे अरमान एक साथ बह गए। सीने में अजीब सी ऐंठन होने लगी। उसे पता ही नहीं चला कि कब एक आंख से आंसू छलक गया था, जिसे छिपाने की कोशिश में वो जल्दी से मुड़ी, पर राजन की शातिर नज़रों ने देख लिया। उसका शक यकीन में तब्दील होता जा रहा था। विक्रम कहाँ है, क्यों नहीं आया? पल्लवी का चेहरा पढ़कर नगमा ही उसके दिल का सवाल पूछ बैठी। ओह, तो हमारे आने से किसी को खुशी नहीं हुई। वापस चलता हूँ। फिर राजन बात बदलकर दरवाजे की तरफ मुड़ने लगा। अरे नहीं नहीं, नगमा तपाक से बोल पड़ी। वहीं शायद पल्लवी राजन के आने से खुश नहीं थी, तो चुप ही रही। आप बैठे ना। नगमा जबरन मुस्कुराई। राजन पल्लवी से कुछ दूरी बनाकर उसके सामने जाकर ही खड़ा हो गया। आप जानती हैं ना, मैं पुलिस से हूँ। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। राजन सीधे मुद्दे पर आ गया। नहीं, पुलिस नहीं, हमें नफरत है पुलिस वालों से। पल्लवी उछक कर बोली। तो राजन डर गया। तो क्या चाहती हैं आप? उसने उसका मन टटोला। यहाँ मौजूद हर लड़की की आज़ादी, और आप? नहीं, ना ही मुझे खुद की फिक्र है और ना ही जीने में कोई दिलचस्पी। पल्लवी नपे-तुले शब्दों में जवाब दे रही थी। क्या पता किसी के लिए आपकी और आपकी ज़िंदगी की कीमत क्या है। राजन ने यह बात पल्लवी के चेहरे पर नज़र जमा कर कही थी। मसलन वो असमंजस में थी। ये लीजिए। राजन कमरे के बाहर गया और बड़ा सा तोहफा उसके आगे करके बोला, ये क्या है? दोनों ने एक साथ हैरानी से पूछा। इसमें कुछ सवाल है और कुछ जवाब भी हैं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बाहर। राजन नगमा को बाहर आने का इशारा करके चला गया। पल्लवी कांपते हुए हाथों से उसे देखती रही। वो राजन के बाहर निकलते ही डिब्बा खोलने लगी। जब उसमें देखा तो दिल के जज्बात आंखों के सहारे बाहर आने लगे। एक से बढ़कर एक रंग के दुपट्टे तय करके रखे हुए थे। वो उन्हें निकालती रही। तकरीबन 10 से 12 दुपट्टे थे। आखिर में 7 रंगों वाला दुपट्टा, जिसे देखकर पल्लवी की आंखों में चमक आ गई। उसके ऊपर एक चिट रखी थी, आपकी फीकी सी जिंदगी में इंद्रधनुष के 7 रंग भेजे हैं। नीचे लिखा था, नहीं पसंद आपके कंधों से सरकता दुपट्टा। मैं नया सा लड़का हूँ, पुराने ख्यालात का। पल्लवी जब पढ़ रही थी, उसे शिद्दत से विक्रम की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने चिट बंद की तो लास्ट में एक लाइन और थी, आपकी दोस्ती का तलबगार विक्रम। उफ। फिर में उसकी धड़कनें तेज रफ्तार से चलने लगी। उसने 100 दफ़ा ये पढ़ लिया था और हर बार उसे पहले से ज़्यादा खुशी हुई थी। उसे महसूस हुआ कि अगर विक्रम होता तो वह आज उसके गले ही लग जाती। विक्रम ने तोहफे में दामन भेजकर उसकी पाकदिली की गवाही दे दी थी। वो सच में सबसे अलग था, इतना अलग कि अपनी दोस्ती की बात भी खुद ना कह सका। ये तो खुशी की बात थी, जबकि उसके गम में वो खुद आया था, हर बार उसकी तरफ सुनने और महसूस करने। इसका एक ही मतलब था कि विक्रम उसका हमदर्द बनना चाहता है। पल्लवी बावरी सी सारे दुपट्टों को ओढ़कर देखने लगी। मुस्कुराकर आईने के सामने गई। बाहर नगमा और राजन ने उसे देख लिया था
उसके चेहरे से छलकती खुशी से राजन को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। शुक्रिया, नगमा धीमी आवाज़ में बोली। किस लिए? यहाँ आने के लिए। वो शरारत से बोला। नगमा शर्मा गई। आप कल क्यों नहीं आए थे? कहाँ थे? उसकी आवाज़ में हक था। ओहो, आपको हमारी बड़ी फिक्र थी। वो बिना जवाब दिए ही जाने लगी तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। जवाब दीजिए, सवाल पहले वाला है, आप मेरे लिए तैयार हुई हैं? वो पलके झुकाकर खड़ी रही। राजन उसके पास गया और बोला, देखो मुझे बातें घुमाना नहीं आता, मैं तो आप। वो बेचैनी से बोली, भाई और पल्लवी को एक साथ देखना चाहता हूँ। राजन कहना कुछ और ही चाहता था पर मुकर गया और शरारती मुस्कान बिखेरने लगा। विक्रम और पल्लवी? मैं समझी नहीं। मतलब विक्रम भाई पल्लवी को पसंद करते हैं? सच? वो बेयकीनी से बोली। हाँ सच में। नगमा को खुशी भी हुई पर कहीं ना कहीं उसे अनजाना सा डर सताने लगा। क्या हुआ, आप खुश नहीं हैं? पल्लवी के क्या ख्याल आते हैं, प्लीज़ पता करके बताना। राजन वापस जाने को मुड़ता तभी पल्लवी ने रोका। राजन जी। जी, राजन ने उसी के लहजे में जवाब दिया। ये लीजिए। वो उस चिट को थमाकर बोली, हम इंतज़ार करेंगे। पल्लवी उम्मीद भरकर बोली तो राजन के चेहरे पर विजयी मुस्कान तैर गई। पल्लवी जल्दी से अंदर चली गई। नगमा नासमझ सी सब देखती रही। वो पीछे जाती उससे पहले राजन ने बिना पल गवाए उसका हाथ पकड़ लिया। नगमा की सांसें अटक गई। राजन ने उसके हाथ में एक तोहफा रखा और उसके करीब जाकर बोला, मुझे भी इंतज़ार रहेगा। नगमा तो उसके इस अंदाज को देखती ही रह गई। राजन उसके चेहरे पर अपनी नज़र छोड़कर चला गया। तब नगमा का ध्यान तोहफे पर गया। जो पैक था वो उसे सीने से लगाती हुई पल्लवी के कमरे में पहुंच गई। उधर विक्रम का हाल बेहाल था। उसने टेंशन में जाने कितनी सिगरेट फूंक डाली। बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था जैसे वक्त थमसा गया हो। जिस लड़के ने आज तक किसी लड़की को एक स्माइल भी नहीं दी थी उसी ने आज एक लड़की को तोहफा भिजवा दिया, और वो भी महान राजन शेखावत के हाथों, जो कोई ना कोई गड़बड़ी करेगा ही। ओ नो, क्या मैंने जल्दबाजी कर दी? कहीं उन्होंने मुझे औरों की तरह समझ लिया तो? और कहीं बात बनने से पहले ही बिगड़ न जाए। ओ गॉड, अभी राजन भी कहाँ रह गया? वो फ़ोन मिलाकर थक चुका था पर राजन उठाए तब ना। विक्रम के बर्दाश्त की हद टूटते ही वो हॉल में आ गया और हद्दो तब हो गई जब दीवार वॉल पर टंगी घड़ी उतारकर चेक करने लगा कि कहीं ख़राब तो नहीं हो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। विक्रम बिजली की फुर्ती से उधर गया पर खाना बनाने वाली बाई थी। उफ, आज विक्रम का दिमाग चकरा गया। आंटी जी आप खाना बनाइए, मैं जरा नीचे जाकर आता हूँ। विक्रम चला गया, वरना वो किसी को घर में अकेले छोड़कर कभी नहीं जाता था। वो जैसे ही लिफ्ट में चढ़ता राजन सामने आता नजर आया। विक्रम का मुरझाया चेहरा खिल उठा। वो राजन के पास गया और वही पूछने लगा, कहाँ रह गया था? फ़ोन ख़राब हो गया क्या तेरा? पिक क्यों नहीं कर रहा था? किसी ने तुझे देख लिया वहाँ? क्या कहा उन्होंने? आखिरी सवाल उसने धड़कनों को रोक कर पूछा। राजन अब भी मज़े ले रहा था। अपनी लटकी सूरत लेकर वो बिना कुछ कहे फ्लैट की तरफ बढ़ गया और विक्रम की सांसें रुक गई। वो भी बोझिल कदमों से पीछे हो लिया। मन ही मन खुद को गालियां देने लगा, कर दी ना गड़बड़, तुझे इतना जज्बाती भी नहीं होना था। विक्रम, पल्लवी ऐसी वैसी लड़की नहीं है, कितनी जल्दी गुस्सा होती है जानता है ना। वो खुद को डपटते हुए राजन के साथ घर आ गया। राजन पीट करके खड़ा था और अपनी हंसी रोकने की कोशिश में था। राजन कुछ बोल तो यार। क्या कहा उन्होंने? चल पहले बता, तूने गिफ्ट देते हुए क्या कहा? उनका क्या रिएक्शन रहा? वो कांपती आवाज़ में उससे पूछता रहा। राजन ने बिना कुछ कहे पल्लवी की दी हुई चिट पकड़ा दी। विक्रम हैरत से कभी चिट देखता तो कभी राजन को। ये क्या है? वो नासमझी के आलम में बोला। अब वो संक्षिप्त सा बोला, पर कौन से सवाल का? वो पूरी तरह हैरत में था। विक्रम ने जैसे ही चिट खोली तो उसमें बड़े बड़े अक्षरों में जी लिखा था। वो पूरी तरह अनजान था। ये क्या है? अब आखिर में राजन हंस पड़ा। विक्रम के सहने की हदें टूट गई थी। वो झुंझलाकर बोला, साफ साफ बोल राजन। अब राजन ने डरते डरते कहना शुरू किया, भाई मैंने गूगल से लेके ये लाइंस लिखी और विक्रम दिल थाम कर पूछने लगा, भाई और फ्रेंडशिप के लिए कहा। राजन ने बड़ी मुश्किल से कहा और तुरंत सोफे के पीछे छुप गया। राजन, आई विल किल यू डैम। अब विक्रम का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो पूरे हॉल में उसके पीछे भाग रहा था, बीच में हाथ में जो भी आया उसे लेकर। काम वाली बाई किचन से उन्हें देखती रह गई। भाई भाई, आपका असिस्टेंट कांस्टेबल हूँ, ऐसे मरने मारने की धमकी दे रहे हो? अगर इस लड़ाई में मेरा ज़रा सा नाखून भी टूटा तो आपको जेल हो जाएगी, क्योंकि गवाही हमारी प्यारी शांता बाई देंगी, है ना आंटी जी? राजन भागता हुआ किचन में आ गया था। वो तो खुद शक पका गई थी। एक तो पुलिस वालों का घर, ऊपर से ऐसी बातें। साहब साहब,
आप सच्ची में अपने ही भाई का मर्डर करेंगे? वो भावुक हो गई थी। ये सुनकर राजन की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और विक्रम का गुस्सा। आप चुप रहें और अब जाएं यहाँ से, हमें खाना खाने की फुर्सत नहीं मिलेगी आज। इसकी जान लूंगा मैं। वो वापस उसकी तरफ लपका। शांताबाई डर के मारे भागी जाती। अगर राजन उन्हें ना रोकता वो अब कमरे में जाकर बंद हो गया। विक्रम पीछे गया। राजन ओपन द डोर। वो दरवाज़ा पीटने लगा। नो, मुझे अभी जीना है भाई। वो उधर से चिल्लाया। राजन, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तभी तो कह रहा हूँ, एक बार के लिए सूरज उगना और डूबना भूल सकता है, पर आपका गुस्सा भगवान भी नहीं रोक सकते। अब इतने गुस्से में कहीं आप मुझे मार दो, फिर मैं नगमा। वो बोलते बोलते रुका। विक्रम को सब समझ आ रहा था। साले, अब क्या सोच रहा है तू माधुरी के बारे में? राजन की बातें आग में घी डालने का काम कर रही थी। फट्टू नहीं हूं मैं आपकी तरह जो कुछ बोल ना पाऊं। मुझे पसंद है वो। राजन साफ बोल गया। कौन? विक्रम को एक के बाद एक झटके लग रहे थे। अरे नगमा, आप फिक्र मत करो, आप सेफ हो, पल्लवी आपकी ही है। राजन ने आखिरी लाइन पर ज़्यादा ही जोर दिया। राजन, वो दरवाज़ा पीटने लगा। राजन ने दरवाज़ा खोला और विक्रम के गले लग गया। वो अब अपना गुस्सा भूल चुका था। भाई, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि आपके हाथों मरने के लिए भी तैयार हूँ। साले नौटंकी। विक्रम मुस्कुरा दिया। अब वे दोनों बैठकर बात करने लगे और शांताबाई भी अच्छे से खाना बनाने लगी। भाई, मेरी बात समझो पहले। पसंद नापसंद वाली बात को तो एक बार साइड में रखते हैं। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आप पहले उनके दोस्त बनो जिनसे उनका भरोसा जीत सको। फिर सब आसान है। अभी तो आप जानते ही कहाँ हो उसे। दूसरी बात, उसे भी तो आपके बारे में कुछ नहीं पता। और आपके पुलिस होने का भी तो एक सच है ना, जिसे उसके सामने कैसे और कब रखना है आप उसे जानकर ही तो तय करोगे। उसने उसे समझाते हुए कहा। फिर भी राजन, आज तूने सही नहीं किया। उन्होंने पता नहीं। वो विक्रम को टोक कर बोला। उनके चेहरे की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी भाई। एक छोटा बच्चा चांद को जिस शिद्दत से देखता है ना, वैसे ही वो आपके दिए दुपट्टे को निहार रही थी। सच में? विक्रम खुश हो गया। पता है, बार बार मेरे पीछे देख रही थी आपको। आंखों से ही पता चल रहा था कि आपकी तलाश कर रही थी। वो बहुत खुश थी। ऐसे तोहफे कोई नहीं देता भाई। अब उन्हें समझ आ गया होगा। भले ही आप इनकार करो, पर आप पसंद तो करते हो। और वो बड़ी जल्दी है जवाब की। शट अप, ऐसा कुछ नहीं है। तू माधुरी के बारे में क्या कह रहा था? उसने बात बदली। भाई, मुझे आपकी तरह बातें फिराना नहीं आता। मैं तो भाई उसे पसंद करता हूँ। वो सपाट लहजे में कह गया। विक्रम उसे घूरने लगा। कैसे वाला? टाइम पास नहीं, शादी करूँगा, राजन कहकर भाग गया। पीछे विक्रम भौचक्का सा रह गया। सोचने लगा कि उसमें इतनी हिम्मत क्यों नहीं है। उधर पल्लवी के हाथों में दुपट्टों का ढेर देखकर नगमा खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी। मुझे कोई कुछ बताएगा? आप ही देखिए कितने खूबसूरत है ना। पल्लवी मासूमियत से बोली। हाँ, बहुत खूबसूरत है, पर दिए किसने? उसका सवाल अब भी यही था। राजन जी कहकर कि उन्होंने भिजवाए हैं। पल्लवी की जुबान पर विक्रम का नाम नहीं आ पाया। विक्रम ने। वो तो खुलकर बोली। या अल्लाह, कितना अच्छा तोहफा। आज तक किसी ने नहीं दिया। ये आम लड़के के लिए आम हो सकता है, पर हम जैसी जिस्मानी धंधे वाली लड़कियों की नज़र में आंचल की कीमत क्या होती है, ये हम ही जानती हैं। अब समझ रही है ना कि वो तेरे लिए कितना फ़िक्रमंद है। और भरोसेमंद भी। अच्छा हाँ, आप ही मैंने महसूस किया है कि वो अच्छे इंसान हैं, और इस बार कोई शक नहीं। अब मैं उन्हें एक मौका दूंगी दोस्ती के लिए। फिर दुपट्टे में खो गई। आईने के सामने जाकर सारे दुपट्टे लगाकर देखने लगी। उसे आईने में विक्रम का अक्स नज़र आने लगा, जैसे वो भी कह रहा हो कि सारे दुपट्टे उस पर ऐसे जच रहे हैं जैसे उसी के लिए बने हों। पल्लवी ना चाहकर भी शर्मा गई। उसे आज शिद्दत से विक्रम की कमी महसूस हुई थी। अगर वो अपने हाथों ये नायाब तोहफा देता तो बात ही कुछ और होती। पीछे बैठी नगमा सब कुछ बारीकी से देख रही थी। उसे पल्लवी का बदला बदला रूप राजन की बातों पर गौर करने पर मजबूर कर गया। जैसे ही राजन का ख्याल आया तो दूसरा ख्याल आया कि वो भी तो उसे तोहफा देकर गया था। वो फौरन अपने कमरे में गई। दरवाज़ा बंद करके दिल थाम कर पैकिंग खोलने लगी। जैसे ही डिब्बा खुला, अंदर स्मार्टफोन था जिसे वो चलाने की कोशिश में थी। तभी वो बजने लगा। नगमा बुरी तरह हड़बड़ा गई। फिर उंगली के इशारे से ही फ़ोन उठ गया। राजन की आवाज़ थी। हेलो नगमा। उसकी आवाज़ सुनकर नगमा सकपका गई। हेलो। मुश्किल कुछ बोल पाई। पसंद आया गिफ्ट? इतना महंगा फ़ोन देने की क्या ज़रूरत थी? मुझे तो चलाना भी नहीं आता, इसीलिए तो दिया है। वो तपाक से बोला। जी क्या मतलब? मतलब इसे चलाना सिखाने के बहाने ही तो आपसे मिल पाऊंगा। राजन शरारत से बोला। जी जी, मैं कह रहा था कि कोई महंगा नहीं है। अब आप बिना डर के कभी भी किसी भी वक्त फ़ोन कर सकेंगी।
राजन फटाफट बात बदल कर बोला, पर मैं क्यों फ़ोन करूँगी आपको भला? नगमा भी मज़े लेकर बोली, अरे पल्लवी और भाई की कहानी आगे बढ़ानी है ना। अच्छा। पर नगमा उसे अपने डर के बारे में बताना चाहती थी। तभी अबरार दरवाज़ा पीटने लगा। ताई आ चुकी थी और सबको नीचे बुला रही थी। नगमा फौरन राजन को खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन स्विच ऑफ करके अलमारी में छुपाकर चली गई। अगली सुबह विक्रम जॉगिंग करते वक्त पल्लवी के बारे में सोच रहा था। वो हर पल उसके ख्यालों में रहने लगा था। राजन ने फ्रेंडशिप का पूछा, उन्हें लगा मैंने पूछा है। जो भी हो वो मान भी तो गई। वो अब जल्द से जल्द पल्लवी से मिलना चाहता था। उसकी आंखों में अपने लिए उपजा नया एहसास देखना चाहता था, पर यह सब इतना आसान भी तो नहीं था। उसकी लाइफ में सारी चीज़ें एक साथ ही होती हैं हमेशा से ही। पहले वो बेमकसद सा रहता था, मकसद था भी पर कोई रास्ता नहीं था। पर अब रास्ते भी पता थे और मंजिल भी मालूम थी। पल्लवी से जुड़ना, उसके बारे में सब कुछ जानना ही अब उसकी मंजिल बन गई थी। पर बीच रास्ते में काले नाम की रुकावट थी, जिसे हटाना उसकी प्राथमिकता ही नहीं प्रतिज्ञा भी थी। वह दौड़ते हुए थक गया और एक जगह खड़े होकर वाटर बोतल से एक सांस में ही सारा पानी पी गया। उफ, क्या करूं मैं, कहाँ से शुरुआत करूं? कालिया मेरा मकसद है और अब पल्लवी मेरी मंजिल। कैसे पहुंचूं उसकी तरफ जिसकी मंजिल तो मालूम है मगर रास्ते अलग हैं। मुझे पहले कालिया की मिस्ट्री सुलझानी होगी। विक्रम घर की तरफ चला गया। फिर दोनों तैयार होकर पुलिस स्टेशन निकल गए, जहां तरुण, कमल और अनीता अलग अलग इन्फॉर्मेशन लिए उसी का इंतजार कर रहे थे। गुड मॉर्निंग सर। साइबर कैफे से पता चला है एक नकाबपोश आदमी रोज वहां आता है और 1 घंटे पर किसी साइट पर कुछ करता है। सो उसने शक की निगाह से पूछा। सर वो सस्पेक्ट हो सकता है, मैं उस पर नज़र रख रहा हूँ। ट्रस्ट मी, जल्दी ही अच्छी न्यूज़ दूंगा। कमल आत्मविश्वास से बोला। सर वो तीनों उस दिन जिस बार में मिले थे वहाँ एक आदमी था जो लड़के दिलवाने में उनकी मदद करने की बात कह रहा था। ये क्लू भी हमें उन तक पहुँचा सकता है। तरुण की इस बात पर विक्रम के कान खड़े हुए। आप बताइए अनीता। सर मैंने नोटिस किया कि ये तीनों कभी भी एक साथ अपने काम को अंजाम नहीं देते हैं। अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर फैले रहते हैं और फ़ोन के जरिए ही टच में रहते हैं। उनमें से किसी एक का फ़ोन मिल जाए तो हम इन्हें ट्रेस कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन सर, इन्फॉर्मेशन ये है कि उनमें से एक बंदा ड्रग डीलिंग के मामले में फंसा हुआ है। उसका नशा और ज़रूरत दोनों ड्रग्स ही हैं। अब कहीं भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले तो डेफिनेटली ये वही होगा, उन तीनों में से एक। आर यू श्योर? 100% सर। ये देखिए, कहकर अनीता ने उसके सामने फाइल रख दी, जिसमें अधिकतर मामलों में वो ड्रग्स डीलिंग के वक्त ही पकड़ा गया था, पर जेल से छूटने में माहिर था। बाहर आकर अलग नाम से अलग जगह पर रहने लग जाता था। इसलिए तीनों को पकड़ना टेढ़ी खीर था। विक्रम सब कुछ गौर से देख रहा था। उसे कुछ उम्मीद जगी थी कि उसकी टीम के हार्डवर्क से हो ना हो वो जल्दी इस ड्रग्स वाले के पास तो पहुंच ही जाएंगे। पर इनका नाम? विक्रम कुछ सोचकर बोला। सर हम कुछ भी नाम जोड़कर देखते हैं, राजन ने सुझाव दिया। तो विक्रम ने आंखें दिखा दी। मिस्टर राजन प्लीज़ बी सीरियस। सर आई थिंक राजन सही कह रहे हैं। तरुण ने आज पहली बार उसका पक्ष लिया। सारे उसकी तरफ देखने लगे। राजन भी अविश्वास से उसे घूरने लगा। हाँ हम ट्राई तो कर ही सकते हैं, क्या पता अंधेरे में तीर लग ही जाए। अच्छा ये काम कौन करेंगे? कमल ने पूछा। राजन और आरती जी। विक्रम ने फैसला सुनाया और केबिन में चला गया। उसे आगे के लिए रास्ते मिलते जा रहे थे। तभी उसके दिमाग में तरुण की कही बात आई। जब हम बार में गए थे तब वहाँ कोई तो था जो उसे लड़कियां दिलवाने की बात कर रहा था। हो ना हो गलत लड़कियों के धंधे में शामिल ये अबरार ही होगा। उस वक्त वही था जो सेम टाइमिंग पर उनके साथ निकला था और फ़ोन पर बात भी तो कर रहा था। विक्रम को याद आया, इस मामले में तो राजन माधुरी से बात कर सकता है। फिर अगले ही पल राजन की कल वाली बेचकानी हरकत याद करते ही वो बोला, नहीं वो थोड़ा नादान है और काम रिस्की भी है। इसका मतलब मुझे खुद ही वहाँ जाकर माधुरी से ही पता करवाना होगा। उफ, अब देख लीजिए पल्लवी, हमारे रास्ते जुड़ ही जाते हैं कैसे भी करके। विक्रम मुस्कुराता हुआ फाइल देखने लगा। जिनकी मंजिल एक हो उनके रास्ते भी मिल ही जाते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा था पल्लवी और विक्रम के साथ। विक्रम ने पहले सोचा था कि वह अपनी बहन के गुनहगारों को सज़ा दिलवाएगा, फिर आगे के बारे में सोचेगा, पर उनका रास्ता एक ही हो गया था। उसे अब पल्लवी की मदद भी चाहिए थी, पर वो ये सब जाने उससे कहेगा कैसे? वो कुर्सी पर सिर रखकर सोच रहा था। तभी मैं आई कम इन। विक्रम सर। ये आवाज़ सुनकर उसकी उंगली में हरकत करता हुआ पेन रुका। वो पलटा और उसने देखा मधु उसके सामने थी। उसने आज वर्दी नहीं पहन रखी थी। वो जींस पहनकर आई थी जिस पर उसका टॉप कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट था, जिसमें उसकी कमर साफ दिख रही थी। विक्रम ने सिर झटक कर कहा, यह क्या पहनकर आई हैं आप ड्यूटी पर? ओह सॉरी सर, पर मैं आज ड्यूटी पर नहीं हूँ। व्हाट यू मीन?
आपको इनविटेशन देने आई हूँ मॉम डैडी की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी का। ओह गुड, बट आपको इस तरह नहीं आना चाहिए। क्यों, आपकी नीयत फिसल रही है? वो अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, जिससे उसकी नाभि झांक रही थी। विक्रम बुरी तरह झेंप गया। मिस मधु, ऐसी बातें मत किया करें। आई जस्ट हैड दिस। वो बुरी तरह से झुंझला गया। बट आई लव यू। वो उसके गले पड़ने को हरदम तैयार ही रहती थी। दूर रहकर भी बात हो सकती है। वो उससे दूर जा खड़ा हुआ। पर बात करनी किसे है? कब है एनिवर्सरी? उसने बात बदली। नेक्स्ट वीक सैटरडे। ओ गॉड, फिर अभी से इनविटेशन? कोई और काम नहीं क्या? तुम कुछ कर नहीं कहाँ देते हो? ओके देन, आपको काम देते हैं। पहले आप ये सब चेंज करके आएं, और ये आखिरी बार कह रहा हूँ, अपनी जॉब और वर्दी का लिहाज करें। विक्रम ने उसे चीखते हुए कहा। वो दंदनाती हुई चली गई। राजन केविन की तरफ ही आ रहा था। मधु को देखकर उसे हंसी आई। बाज आ जाइए अपनी हरकतों से। यू, वो उंगली पॉइंट करने लगी। तभी विक्रम ने वापस कह दिया, यू हैव ओनली 15 मिनट्स मिस मधु, गो एंड कम सून। वो चली गई। राजन हंसता हुआ केबिन में आता हुआ बोला, ये लड़की गलत जगह ट्राई कर रही है यार। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। राजन, ये पुलिस स्टेशन है। आपको जो काम दिया था वो हो गया? विक्रम काम के मामले में कोताही नहीं बरतता था। राजन भी सीरियस हो गया। जी सर, फ़ोन नंबर निकलवा लिए हैं, बस वो मैच करने बाकी हैं। वो अबरार है। वाट अबरार? विक्रम उसे बीच में ही टोक कर बोला, ये यहाँ जिक्र मत करो, चलो बाहर। वो दोनों बाहर आ रहे थे। तभी आरती, कमल और अनीता ने उसे विश किया। तब विक्रम ने राजन को अपने पास खींच कर कहा, कुछ बोलना मत, बस तेरी डेस्क के पास आरती जी हैं, उन्हें देख। राजन देखने लगा। वो उसी को देख रही थी, फिर फाइल में घुस गई। क्या हुआ, रोज़ यहीं तो बैठती है ये? राजन को कुछ समझ नहीं आया। साले तुझे पसंद करती है? वाट? राजन को यकीन ही नहीं हुआ कि विक्रम के रहते उसका भी कोई सीक्रेट लवर हो सकता है। वो वापस उसे देखने मुड़ा। वो अब की बार घबरा कर अनीता के पास चली गई। कल जब नेम चेंजिंग के लिए तुम दोनों को कहा था ना, तब उनके चेहरे से साफ दिख रहा था, और एक दो बार तेरी तरफ वैसे देखते हुए भी नोट किया मैंने। विक्रम उसे इशारे करता हुआ बोला, ओ, जैसे आप पल्लवी को देखते हैं। राजन कहाँ उससे कम था। वो उसी के ऊपर हो लिया और विक्रम को चुप करा दिया। अब दोनों बाहर चाय की टपरी के पास आ गए। विक्रम नगमा पल्लवी का जिक्र अंदर नहीं करना चाहता था। अच्छा, आप केबिन में क्या कह रहे थे? मैं नगमा को कॉल कर ही लेता हूँ। राजन विक्रम को बिना सुने ही फ़ोन मिलाने लगा। हेलो। दूसरी तरफ पल्लवी की आवाज़ थी। स्पीकर पर था, जिस वजह से विक्रम ने सुना। उसका दिल धड़का। राजन ने भी मज़े लेने के लिए वापस स्पीकर बंद किया और बात करने लगा। हेलो पल्लवी। वो विक्रम को सुनाकर बोला कि नगमा कहाँ है और तुमने फ़ोन कैसे उठाया? वो आप ही ने हमें सुबह बता दिया था आपके तोहफे के बारे में। वो अभी नीचे गई हुई है। आपको ज़रूरी बात करनी है तो बुला दूँ? नहीं नहीं, मैं बाद में कर लूँगा। वो चुप रही कि अब वो शायद विक्रम का जिक्र करे। इधर वो भी करने ही वाला था, पर पहले सुनना चाहता था। वैसे विक्रम ने उसे आंख दिखाकर चुप करवा दिया। जी, आपकी आप ही को बोल दीजिएगा मैंने कॉल किया। जी। उसने फ़ोन रख दिया, पर राजन को शरारत सूझी। अच्छा, भाई से बात कराऊं? विक्रम उसे देखता रह गया। राजन ने तपाक से फ़ोन थमा दिया तो वह गला साफ करके बोलने लगा। फिर दूसरी तरफ खामोशी सुनकर देखा तो फ़ोन बंद था। राजन। राजन विक्रम की डांट से बचने के लिए चाय वाले के पास भाग गया। काका, चाय पिला दो। जैसे ही टपरी वाले ने चाय दी, राजन ने एक घूंट पीकर ही थूक दी। ये क्या, इसमें चीनी नहीं है? वहीं विक्रम बेखबर सा पी रहा था। ओहो, किसी की आवाज़ कानों में यूं घुली मिश्री की तरह कि अब तो शक्कर की भी तलब महसूस नहीं होती। राजन विक्रम के कान के पास जाकर फुसफुसाया, क्या है तेरे, क्यों कान खाता है मेरे? विक्रम उसे घूरने लगा। साहब, आप फीकी चाय पी रहे हैं, टपरी वाला बोला तो विक्रम झेंप गया। उसे वाकई पता नहीं चला। वो अब भी पल्लवी के बारे में सोच रहा था। फिर चुपचाप अंदर चले गया। अंधेरी। सारी लड़कियों, मेरी बात सुनो कान खोल के। अब जल्दी ही नई हवेली जाएंगे। जितने कस्टमर समेट सको समेट लो, रेगुलर हो जाने चाहिए। ताई झूले पे बैठकर बोली, और नगमा, तू आज मेरे साथ नई हवेली चलेगी। क्यों? मैं ही क्यों? नगमा बोली। तू हो गई मुझसे सवाल करने वाली। चलेगी बस। ताई ने फैसला सुनाया। ताई, फिर यहाँ कौन रहेगा? अबरार बोला। जूही है ना, और शिल्पा रानी। तेरा आराम पूरा हो गया तो लग जा काम पे। ताई ने पल्लवी की तरफ रुख किया। ताई, मैं सबको तैयार करने वाला काम कर दूंगी। मैं सीख गई आप ही के साथ से। मुझे अब भी कमज़ोरी महसूस होती है। नई हवेली में ये काम शुरू कर दूंगी। वो डरते डरते बोली। ताई आज गुस्सा भी नहीं हुई। उसके दिमाग में बहुत कुछ बड़ा चल रहा था, जिस वजह से पल्लवी की बात मानना बहुत ज़रूरी था। नहीं तो वह हाथ से निकल जाती और शायद वापस इस जगह से निकलने की या भागने की सोचती।
ठीक है, ज़्यादा शयानी नहीं बनने का, तेरी हालत पे तरस खा के छोड़ रही है मैं। पर कोई गड़बड़ी नहीं, जूही तू इसके कस्टमर्स हैंडल करेगी, हमारा अब नई हवेली जाना लगा ही रहेगा। ताई बोली। नगमा दुखी हो गई क्योंकि अब वो राजन से कैसे मिल पाएगी। उसे बताना था कि अब तो ताई की गैर मौजूदगी में वो कभी भी आ सकते हैं। पल्लवी सब समझ रही थी पर वो भी क्या कर सकती थी। अबरार तो खुश हो गया, अब नगमा उसके सामने ही रहेगी। वो ऊपर गई। तभी पल्लवी ने कह दिया, राजन जी का फोन आया था। क्या? कब? क्या कह रहे थे? उसका मुरझाया चेहरा खिल उठा। थोड़ी देर पहले ही, पता नहीं, मुझे कुछ नहीं कहा। पल्लवी उसके बदलते भाव देख रही थी। शायद आने के लिए पूछेंगे। या अल्लाह, मुझे तो नई हवेली जाना होगा। तो चले जाइए, नहीं फिर राजन से कैसे। वो बोलती हुई रुकी। क्या? राजन जी, आप उनसे मिलने को बेताब क्यों हैं? उसने पूछ ही लिया। हाँ, मैं कहाँ, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तू है ना यहाँ, तू बात कर लेना। विक्रम तो आता नहीं, तू उससे ही बात कर लेना। इस बार पल्लवी खामोश हो गई। नगमा फौरन चली गई। वहीं जब विक्रम और राजन घर जा रहे थे तब विक्रम ने राजन को बता दिया कि अबरार के मोबाइल नंबर लेने और उसके बारे में जानने के लिए ताई के कोठे पर जाना होगा। तभी राजन मुंह बनाने लगा। भाई, मुझे तो गहरी वाली नींद आ रही है, आप ही जाओ। विक्रम सब समझ रहा था कि वो जानबूझकर कर रहा है जिससे विक्रम पल्लवी से मिलने जा सके। वो उसकी मासूमियत पर उसे देखने लगा। राजन नगमा को पूछ रहा था कि आज ताई है या नहीं, पर फ़ोन बंद आ रहा था तो पता चलना मुश्किल था। राजन ने कह दिया कि कुछ तो डेयरिंग बनो, यूं ही चले जाओ। विक्रम ने तब तो हामी भर दी, पर फिर घर आते आते विक्रम का माइंड बदल गया। वह फ्रेश होकर टी शर्ट कैपरी में ही आकर बैठ गया। राजन पूछने लगा, क्या भाई ऐसे जाओगे? इतना डेयरिंग बनने को भी नहीं बोला था। वो हंसने लगा। नहीं यार, मैं सोच रहा था आज न जाऊं, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा रोज़ रोज़। रोज़ कहाँ, रोज़ तो मैं जाता हूँ। नहीं, फिर भी कुछ दिन रुकते हैं। पर नहीं, इस बार मेरी बात मान ले। ओके। फिर दोनों खाना खाने लगे। भाई, मैंने कुछ नाम जोड़े हैं, आप चेक कर लेना कालिया नाम कैसे निकलता है। मैं चला मम्मा से बात करने। मौसी माँ को मेरा कुछ मत बताना, मैं बाद में बात कर लूँगा। ओके। राजन चला गया और विक्रम फाइल में डूब गया। राजन ने बहुत सारे नाम बनाए थे पर कुछ जच नहीं रहे थे। अब विक्रम खुद ही ये काम करने लगा, साथ में नई पुरानी फाइलें भी लेकर बैठ गया। के हिसाब से बार बार पहला अक्षर का हर तरह से कालू ही बन रहा था। उसका दिमाग चकरा गया। फिर सिगरेट की तलब महसूस होने पर कमरे में चला गया। जैसे ही ड्रॉअर खोला, पल्लवी की चिट पड़ी थी। विक्रम सिगरेट के पैकेट को छोड़कर उस चिट को उठाकर बाहर चला गया। उसे छूकर महसूस करने लगा। जाने कितना सोचने के बाद उन्होंने जवाब लिखा होगा। वो उस पर उसकी नाजुक उंगलियां महसूस करने लगा। जब वो कागज़ को अपने करीब ले गया, उसमें से आ रही महक पल्लवी की मौजूदगी याद दिला रही थी। ये पल्लवी की खुशबू थी जो उसके हाथों में रहती थी, उसके कमरे में भी मौजूद थी। विक्रम के लिए आज यही नशा काफ़ी था। वह सोचने लगा, अगर आज आ जाता तो आपको आसानी से मिल जाता ना। इंतज़ार करें थोड़ा। वो मुस्कुराने लगा। उधर पल्लवी भी सबको तैयार करके अपने कमरे में आ गई। आज वो खुद भी तैयार हुई थी। उसे राजन के फ़ोन करने से महसूस हुआ कि वो आज आएंगे। उसने जैसे ही मेकअप के लिए ब्रश उठाई, कुछ सोचकर रख दी कि विक्रम को मेकअप पसंद नहीं था। वह साधारण सी तैयार हो गई और टेरिस से उनकी राह तकने लगी। कभी गेट तक जाने लगी जहाँ कस्टमर्स उसे ललचाई नज़र से देखने लगे, पर खुद को किसी की अमानत मानकर हिफाजत करती हुई ऊपर आ गई और रोने लगी। कहाँ हैं आप? आ क्यों नहीं रहे? जाने कितना वक्त गुजर गया आपको देखे हुए। फिर वही 7 रंगों वाला दुपट्टा देखकर बोली, सब आपकी पसंद से है, आप आ जाइए। फिर बिना खाना खाए ही लेट गई। सुबह नगमा ने उसे जगाया। वह खिड़की के पास सोफे पर ही लेट गई थी। उठकर देखा तो नगमा सामने थी। या अल्लाह, सुबह हो गई। अब बता क्या हुआ कल रात? वो बेमन से बोली। क्या? क्या राजन और विक्रम आए थे? विक्रम का नाम सुनकर ही उसे गुस्सा आ गया। वो बोली, कोई नहीं आया, मैं पूरी रात इंतज़ार। वो कहते हुए रुकी। ओहो, तू इंतज़ार कर रही थी? क्यों? उसने तो कहा ही नहीं आने का। कुछ नहीं, जाइए, जाके फ़ोन संभालिए, राजन जी ने फ़ोन किए होंगे। या अल्लाह, मैं भूल ही गई। वो चली गई तो पल्लवी भी फ्रेश होने चली गई। फ़ोन खुलते ही देखा तो 3 मिस्ड कॉल थे। वो फ़ोन मिलाने लगी। विक्रम ने उठाया क्योंकि राजन सो रहा था। हेलो। हेलो राजन, माफ़ करना, वो कल हम नई हवेली गए थे। वो जल्दी जल्दी बोल गई। विक्रम मुस्कुरा दिया। माधुरी। विक्रम, मुझे लगा राजन। वो झेप गई। कोई बात नहीं, उसे फ़ोन दूँ, वो सो रहा है। नहीं नहीं, मैं। तुम कहाँ गई थी? वापस बताना। नई हवेली? वाट? कब? कैसे? मुझे कुछ बताते क्यों नहीं तुम दोनों? अच्छा होता मैं आ ही जाता कल। वो बोला। हाँ, अच्छा ही होता। पल्लवी इंतज़ार भी कर रही थी। अच्छा,
सुनकर उसे सुकून मिला। आपको कोई काम? हाँ, बहुत ज़रूरी है, अबरार से रिलेटेड है। तुम बताओगी ना? ज़रूर, आप आएंगे आज? पर आप पल्लवी को नहीं कहूँगी, वो उसके कहने से पहले ही समझ गई। और आप? राजन को भी लाऊंगा, विक्रम भी समझ गया था। कहते ही नगमा ने फ़ोन काट दिया। विक्रम मुस्कुरा दिया। तो हमारा इंतज़ार हो रहा था, साले उठ जा। माधुरी बाहर खड़ी है। विक्रम राजन के मुंह पर तकिया फेंक कर बोला। राजन उछलकर बैठ गया। कहाँ? तेरे सपनों में, वो यहाँ थोड़े ही आएगी। विक्रम चला गया। यूं ही 1-2 दिन बीत चुके थे और शाम 7 रंगों वाला दुपट्टा लगाकर विक्रम का इंतजार करती थी और नगमा राजन का। दोनों तरफ नए नए एहसास पनप चुके थे। बस बारी थी इंतजार के बाद के मिलन की। विक्रम ने जिस दिन जाने को कहा था वह गया ही नहीं। उसे कोई और काम आ गया था। शायद ड्रग वाला सस्पेक्ट मिलने वाला था। वहीं विक्रम के मना करने पर भी राजन भी ना जा सका। आज शाम विक्रम तैयार होकर राजन के सामने गया। राजन की आंखों में चमक आ गई। वो बिना कुछ कहे ही रेडी होने चला गया। उसे भी नगमा से मिलने की बेताबी थी, पर विक्रम बिल्कुल शांत था। गजब का संयम था उसमें। दोनों ने रास्ते में कोई बात नहीं की। विक्रम ने ही कह दिया, मैं उनके कमरे में जाऊंगा, तू 10-15 मिनट बाद माधुरी के साथ आ जाना। क्यों? 10 मिनट बाद आप क्या करोगे? सॉरी शक्तिमान। विक्रम ड्राइव करने लगा। उसे कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि पल्लवी उसकी राह देख रही होगी। विक्रम भी यही चाहता था, और अगर बताकर आता तो मज़ा किरकिरा हो जाता। वह हमेशा की तरह टेरिस पर चढ़ा, जबकि राजन पीछे के रास्ते से ही गया। शाम में गए थे, जहां हल्का अंधेरा और कम रोशनी थी, पर पल्लवी के कमरे की लाइट खुली थी। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, अपनी उलझी लटों में उंगलियां चला रही थी और गहरी सोच में थी, जिससे उसे पता ही नहीं चला कि कोई उसे देख रहा है। विक्रम चुपचाप खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया, उसे देखने लगा। स्लेटी रंग की शर्ट में वो आज बेहद हैंडसम लग रहा था। उसके हाथ सीने पर बंधे थे, जिससे कर्व बन रहा था। वो हल्की सी स्माइल से पल्लवी को देख रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि जैसे अब तक इस पल का कितनी शिद्दत से इंतजार कर रहा था वो। अचानक पल्लवी को खुद पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई। वह उठ बैठी, विक्रम को देखकर फिर हंसने लगी। पागल हो गई है तू पल्लवी, वो ही क्यों आएंगे? फिर सिर झटक कर वापस लेटने लगी। जब फिर से देखा तो वो अब भी वहीं थे। अब पल्लवी उठी और विक्रम के करीब गई और उसमें खोई हुई सी उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगी। उसके चेहरे पर हाथ रखा तो अलग ही स्पर्श महसूस हुआ। जल्दी से हाथ हटा लिया और पीछे हो गई। इस हरकत पर कम रोशनी में भी विक्रम के मोती जैसे दांत चमक उठे। मैं आपके ख्यालों में भी आता हूँ, वो धीरे से बोला। नहीं, वो पीछे मुड़ी। हम उसके पास ही आ गया। दिल किया उससे लड़े झगड़े, उससे पूछे कि कहाँ रह गए थे। अब तक उसे क्यों सता रहे थे? हर शाम उसके इंतज़ार का इम्तिहान क्यों लेते थे ना आकर? उसने सारी शिकायतें रट भी तो रखी थी। उसके छूने से सारा हिसाब गड़बड़ा गया था। अब उसकी हालत ऐसी थी कि वो कहाँ छुपे। उफ, रोज़ तो वो बिल्कुल तैयार हुई रहती थी, पर आज मन खराब हो गया था। इसलिए ऐसे ही आज तो वो साधारण से सलवार कमीज़ में थी। पर गनीमत था कि दुपट्टा कंधे पर ही था, वो भी विक्रम का दिया हुआ था। पिछले कई दिनों से उसने हर सूट पर वही दुपट्टा ओढ़ा था, वरना वो बिना हमरंग के कपड़े नहीं पहनती थी। आप अचानक, मैं तो वो दुपट्टे को उंगलियों में उलझाने लगी। ये दुपट्टा मुझे भी पसंद आया था। आपको पसंद आया था? मुझे सारे दुपट्टे पसंद हैं। यकीन मानिए, ऐसा तोहफा कभी किसी ने नहीं दिया होगा। मैं बता नहीं पा रही मेरे लिए उनकी क्या कीमत है। पल्लवी दिल खोलकर तोहफे का जिक्र कर रही थी। और मैं ये बता नहीं पा रहा कि आपकी खुशी की मेरे लिए क्या कीमत है। तो उस रोज़ आए क्यों नहीं? वो तपाक से बोली। विक्रम को इसी का इंतज़ार था। उसने एक कातिल हंसी हंसी। पल्लवी इसी पर दिल हार बैठी। मुझे लगा कि आप क्या सोचेंगी। दोस्ती के लिए कहलवा दिया और अब अजनबियों की तरह बातें कर रहे हैं, वो फुसफुसाई। पर विक्रम को सुनाई दे गया था। अब उसे घबराहट होने लगी। राजन के कारनामे याद करके। सुनो, वह बोला तो पल्लवी की झुकी पलकें उठी। अब उसे समझ आ रहा था कि वह बस सोच ही सकती है कि विक्रम आएगा, तब ये होगा, वो ये कहेगी, पर उसकी आवाज़ हमेशा उसे पिघलाई देती है। वो कुछ अदा से बोली, जी। विक्रम को उसका लिखा जवाब याद आ गया। वो संभलता हुआ बोला, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? वो कल, उसका इशारा शेर व शायरी की तरफ था। उफ, पल्लवी का दिल था कि उससे जाकर कहे बुरा। बेहद खूबसूरत एहसास था वो तो। उसने तो ये भी सोच लिया था कि ये सब उसने खुद किया होता तो वो उसके गले लग जाती। फिर उसने संभल कर सिर्फ नाम में गर्दन हिला दी। तब जाकर विक्रम ने राहत की सांस ली। उधर राजन भी नगमा के कमरे के बाहर ही खड़ा था। वो अभी अपने एहसासों की भनक भी नहीं लगवाना चाहता था, पर नगमा तो चाहती थी उसके करीब आना, पर कह नहीं पा रही थी।
उसे अजीब सा डर रोक रहा था, खुद को भी और पल्लवी को भी इन एहसासों के करीब जाने से। पल्लवी भी पसंद करती है शायद विक्रम को। वो सकुचाकर बोली, क्या सच्ची? राजन को जैसे यही चाहिए था, वो उसके कमरे में चला गया। मुझे महसूस हुआ ऐसा। चलो, कुछ महसूस तो होता है। राजन डबल मीनिंग में बोला। जी जी, मैं कह रहा था कि आइए आपको फ़ोन चलाना बता दूं। हाँ बताइए ना। राजन ने उसे उर्दू लैंग्वेज में फ़ोन कर दिया क्योंकि वो वही पढ़ी हुई थी। अब खुद उसके लिए मुसीबत बन गई क्योंकि उसे उर्दू के शब्द कम समझ आते थे। वो अपना फ़ोन निकाल कर ट्रांसलेट करके बताने लगा। अचानक जाने उसे क्या सूझी, उसने सेल्फी कैमरा निकाल लिया। उसमें राजन नगमा को ही देख रहा था। वह झेंप गई तो राजन बोला, तस्वीर लेना बता रहा हूँ, आइए। उसने चालाकी से सेल्फी ले ली। तभी राजन को याद आया कि उसे विक्रम के पास जाना था। चलिए भाई के पास। वे दोनों गए तो देखा विक्रम और पल्लवी चुपचाप एक दूसरे को ही देख रहे थे। वो बड़बड़ाया, ओ गॉड, इनका कुछ भी नहीं हो सकता भाई। वो बोला तो विक्रम नज़र हटाकर खड़ा हो गया। अब वो इशारे से ही आगे की बात कहने के लिए बोला। बैठिए, विक्रम शालीनता से बोला तो पल्लवी बैठ गई। नगमा उसके पास खड़ी थी। मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। पल्लवी ने हामी भर दी। जिस रोज़ आपके पास आया था और आपकी कहानी सुनी थी तो ज़्यादा रुक नहीं पाया, वजह भी थी। पल्लवी ध्यान से सुनने लगी। वो अपने दिल से लगाई शर्त जीतने वाली थी। राजन पुलिस में, जानते हैं ना आप? जी। इसने माधुरी के रेपिस्ट का पता लगवा लिया था और तभी मुझे फ़ौरन जाना पड़ा। सच? पल्लवी और नगमा दोनों एक साथ ही बोली। उनकी आवाज़ से खुशी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। अब क्या आप हमारी मदद करेंगी? जी ज़रूर, पहले सुन तो लीजिए। राजन बोला। माधुरी अबरार के फ़ोन नंबर और कुछ डिटेल्स चाहिए थी, मिल जाएंगी? अबरार के क्यों चाहिए? वजह बाद में बताऊं? नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं उससे तेज दूरी ही रखती हूँ, फिर भी कोशिश कर सकती हूँ। ग्रेट, थैंक यू सो मच। हमने इन्फॉर्मेशन निकाली तो हमें 3 लोगों का पकड़ना होगा। राजन बोला। मतलब आप और? पल्लवी बोली। विक्रम सकपकाया। राजन ने जल्दी से बात बदल दी। अब मैं और मेरी टीम। उसने राहत की सांस ली। ओके, तो अब हमें चलना चाहिए, राजन बोला। अब शायद बात करने के लिए कुछ था भी नहीं, तो विक्रम भी हामी भरकर उठने लगा। उधर पल्लवी का दिल बैठा जा रहा था। यूं लगा जैसे अभी तो आए थे और अभी चले जाएंगे। अभी तो विक्रम को देखा तक नहीं। उफ, कैसे रोके वो सोचने लगी। आप खाना खाकर जाइए, देर हो गई है। पल्लवी तपाक से बोली। हाँ सही है, अभी ताई के आने में भी वक्त है। नगमा ने साथ दिया। नहीं, विक्रम ने मना करते हुए कहा। क्या नहीं भाई? शांता भाई आज भी शायद ही आई, आपके उस दिन वाले कारनामे से। मुझे उनके घर जाकर बात करनी होगी, राजन बोला। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? पल्लवी मासूमियत से बोली। वो राजन के कुछ कहने के पहले ही विक्रम ने उसके पैर पर जूता मार दिया तो वो चुपचाप रह गया। ले आइए, पर शाकाहारी है ना? जी, नगमा बोली। पल्लवी भी शाकाहारी है। अरे क्या बात है, काफ़ी पसंद मिलती है आपकी। राजन पल्लवी को देखकर बोला। हम आते हैं। पल्लवी नगमा को लेकर फुर्ती से चली गई। राजन तू कम बोला कर, विक्रम बैठते हुए बोला। और आप कुछ बोला कर। बैठ जा। पल्लवी रसोई में जाकर हैरान परेशान हो गई। सारा खाना होने के बाद भी वो सारे बर्तनों को उठाकर देखने लगी। हे भगवान, क्या पेश करें? उन्हें कुछ खास बनाया ही नहीं, अब वक्त भी नहीं, क्या करें? नगमा खामोशी से उसे देख रही थी। आप ही बताइए। अरे मैं क्या कहूँ, कुछ भी डाल दें? ऐसे कैसे? मतलब ऐसे कैसे? पहली दफ़ा समझ गई, पर अभी जो है वही डाल देते हैं। खास बनाने बैठे तो ताई आ जाएगी या वो चले जाएंगे। नगमा सलाद काटती हुई बोली। आप एक काम करें, खाना ले जाएं, इतने में मीठी सेवई बना लेती हूँ। पल्लवी से थाली पकड़ाते हुए बोली। ठीक है भाई। नगमा चली गई। आज यहाँ जूही नहीं थी, नहीं तो उसका शक यकीन में बदल जाता और वो ताई को बता देती। वो जल्दी से कमरे में चली गई। खाना टेबल पर रखने लगी। विक्रम उसके पीछे देखने लगा। पल्लवी कुछ मीठा बना रही है। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम बुला लाओ उन्हें। विक्रम खड़ा होने लगा। उसे रोके मत, वो आज मन से बना रही है। ठीक है, इंतज़ार करते हैं। तभी विक्रम का फ़ोन बजने लगा। उसकी मौसी वहाँ का था। उसने उठा लिया। जी पैर छूता हूँ आपके। अच्छा अभी? नहीं, हम आपको घर जाकर वीडियो कॉल करें। उसने फ़ोन रख दिया। क्या हुआ, मम्मा थी? राजन ने पूछा। हमें अभी घर चलना होगा, नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा। अरे पर खाना, सॉरी, फिर कभी। चल राजन। राजन सैलेड उठाता हुआ चल दिया। नगमा मुस्कुरा दी। आगे पल्लवी आ ही रही थी। उन्हें देखकर रुक गई। राजन और नगमा उन्हें अकेला छोड़कर बाहर निकल गए। आप इतनी जल्दी खाना? पल्लवी टेबल की तरफ इशारा कर रही थी जहाँ सारी प्लेट्स वैसे ही रखी हुई थी। सॉरी, जाना ज़रूरी है। वो रूठ कर जाने लगी तो विक्रम उसके आगे चला गया और चम्मच से सेवई चख ली। उसकी आंखों में झांक कर बोला।
बहुत अच्छी है। फिर पानी के गिलास से एक घूंट पानी पी लिया और जाने लगा। इस बार पल्लवी ने रोका। सुनिए, वो मुड़ा। कहिए। कभी अपने साथ ज़रा सी फुर्सत भी ले आया करें। उसने मीठा तंज कसा तो विक्रम मुस्कुराकर उसे देखता हुआ आगे बढ़ गया। उसके जाते जाते ही पल्लवी ने जाने क्या सोचकर विक्रम की चम्मच से सेवई खा ली। घूंटा पानी पी लिया। विक्रम पिलर के पास खड़ा ये देखकर अपना धड़कता दिल और अपनी बेचैन नजरें पल्लवी के पास छोड़कर तेज कदमों से सीढ़ियां उतरकर जाने लगा। उसे खबर थी कि अगर आज रुक गया तो वो उसकी कमजोरी जानने लगेगी। तुरंत चला गया। अब उसे पल्लवी का साथ पिघलाने लगा था। ये असर उसे समझने में देर न लगी कि वो इन जज्बातों को रोक नहीं पाएगा, पर जब मकसद और मंजिल एक ही हो तो रोकना चाहेगा भी कौन भला। घर आकर वीडियो कॉल कर लिया। दोनों थके हुए थे तो जल्दी सो गए। उसके बाद से अगले दिन से ही विक्रम व्यस्त हो गया था। उसने बहुत वक्त ख़राब कर दिया था सोचने के लिए। उसे नगमा पर तो भरोसा था कि वो उसका काम कर देगी, पर अबरार को लेकर कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि वो बहुत शातिर था। अब अबरार का इंतज़ार नहीं किया जा सकता था। अब वो खुद ही सब करने की कोशिश कर रहा था। उसने 3 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए थे जिन्हें पुलिस स्टेशन में अपनी टीम को बताने थे। उसकी उम्मीद गहरी होती जा रही थी। तभी तरुण ने नया धमाका कर दिया कि उसने ड्रग सस्पेक्ट को पकड़ लिया है। विक्रम फौरन जीप निकालकर रात में ही निकल पड़ा। उसे लॉकअप में डाल दिया। तरुण से उसे रिमांड पर लेने की बात कहकर अपने केबिन में बैठ गया। उसने बहुत पिटाई के बाद मुंह खोला और अपना नाम बताया, यादव। उसका नाम सुनते ही विक्रम के चेहरे पर विजयी मुस्कान तैर गई। उसने भी तीसरे सस्पेक्ट का यही नाम सोचा था। अब बस आगे के 2 लोगों को पकड़ना था। जब ज़्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि उन तक पहुंचने की सीढ़ी अब मिल चुकी थी। पल्लवी विक्रम की ज़िंदगी के लिए बहुत खुशनसीबी लेकर आई थी। उसके आने से ही वो माधुरी के रेपिस्ट तक पहुंच पाया जिसकी शुरुआत हो चुकी थी। और तो और तीसरा इंसान मिल भी चुका था। विक्रम के दिल में पल्लवी के लिए अलग और गहरी जगह बनने लगी थी। वो दिल ही दिल में अब उसके और पास जाने लगा था। इसी के बारे में सोच रहा था कि तभी आवाज़ आई, सर, आई एम स्टिल सरप्राइज्ड कि आपको इसका नाम कैसे मालूम। विक्रम के साथ जाते उसके केबिन में तरुण पूछ ही बैठा। मैंने भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन की थी जिसमें इसके नाम का जिक्र नहीं था। बस कुछ था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मतलब तुमने मुझे फोटोज दिखाई थी ना, अब मैं दिखाता हूँ, कहकर विक्रम ने कंप्यूटर स्क्रीन पर उसके सामने कर दी। उसने फुटेज बड़े ध्यान से देखी पर कुछ समझ नहीं सका। सॉरी सर, बट आप क्या कहना चाहते हैं, वो पूछ बैठा। लुक एट दिस, ये वही बंदा है जो हमें उस बार में दिखा था, राइट? तुम और तरुण एंट्री गेट पर ही तो थे। विक्रम ने याद दिलाया तो तरुण ने हामी भरी। इसे देखो, ये बार बार हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहा है, सबकी तरह ही बाकी सब नॉर्मल तरह से हाथ मिलाकर ही मिल रहे हैं। और इसका पहनावा देखो। उसने उसकी धोती और कुर्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस फुटेज को मैंने बहुत बार देखा। फिर मैंने अनीता जी की बात पर गौर किया। ये कालिया गैंग वाले जगह बदल कर रहते हैं। फिर इसके पिछले रिकॉर्ड्स में देखा। वो दूसरी फाइल निकाल कर बोला, ये पर लोकेशन निकलवाई तब जाना ये किसी मंदिर के आसपास ही अड्डे बनाता है। इंसान कितना शातिर होता है कि अपने बुरे कामों में भी भगवान को शामिल ज़रूर करता है ताकि कोई भी उन पर शक न करे, ना ही उस जगह तक पहुंच पाए। खैर, जैसा कि हमने देखा ये नेम्स चेंज करके रहते हैं तो मैंने ये रिकॉर्ड्स भी देखे। लुक, वो फाइल आगे करके बोला, इसमें इसके काफ़ी अलग अलग नाम ही रखे हुए हैं। इस हिसाब से मैंने या लेटर से शुरू होने वाले नेम्स को शॉर्ट लिस्ट कर लिया। बस फिर क्या था। बट ऑल थैंक्स टू यू तरुण, वेल डन जॉब, उसने शाबाशी देते हुए कहा। पर तुम्हें कैसे मिला ये? सर, मैंने बताया था ना, ड्रग डीलिंग वाले जो भी केसेस थे मैं सबको देख रहा था, बस इसे फॉलो कर रहा था। तभी एक लोकेशन को ट्रेस करता हुआ इसे पीछे हो लिया। तब जाकर ये पकड़ में आ गया और आपको फ़ौरन बुला लिया। चलो इससे इसकी गैंग के नाम उगलवाते हैं। विक्रम जैसे रातों रात ही उससे सब जान लेना चाहता था। नहीं सर, बेचारा पहले ही बेहोश हो गया, अपना नाम बताने के लिए होश में आया था। तरुण को हंसी आ गई। ओह चलो, इसका इलाज भी सुबह हो जाएगा। विक्रम घर आ गया। दूसरी तरफ नगमा भी किसी तरह अबरार के फ़ोन नंबर खंगालने लगी थी। उसकी मेहनत असफल होती ही नज़र आ रही थी। कभी कुछ रह जाता तो कभी कुछ। कहने को वो उसका शौहर था, पर वो नगमा पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करता था, जिस वजह से अपनी कोई भी निजी चीज़ उसके पास नहीं छोड़ता था, ना ही उसे कुछ बताता। अब थक कर नगमा को वो रास्ता चुनना पड़ा जो वो नहीं चाहती थी, पर अब कोई चारा नहीं था। वो विक्रम के लिए कुछ करना चाहती थी। फिर राजन का ख्याल आते ही इरादे और पक्के हो जाते, क्योंकि राजन के लिए विक्रम अजीज़ था और उसके लिए अब राजन। वो अब फैसला करते हुए अबरार के कमरे में गई। कोठी की किसी नाबालिग लड़की के साथ था और नगमा को देखकर फौरन कपड़े पहनने लगा।
वो लड़की भी रोती हुई भाग गई। अबरार सकपका गया कि नगमा अब क्या करेगी, पर उसने तो खुद अपना आंचल गिरा दिया और उसके करीब आ गई। अबरार को लगा वो कोई ख्वाब देख रहा है। उसकी बोलती ही बंद हो गई। जिसे पाने के लिए वो कितनी मशक्क़त करता था, आज वो खुद चली आई। उसे यही तो चाहिए था। वो भी उसके पास गया। वो उसके चेहरे पर झुकने लगता। उससे पहले ही नगमा बोली, होश में नहीं नशे में, और उसे शराब पिला दी। अबरार 100 होशियारों का होशियार था। वो गिलास पकड़कर बोला, काम क्या है? काम कुछ नहीं। नगमा के चेहरे पर पकड़े जाने का डर आ गया। कुछ तो है, नहीं तो बेगम साहिबा इधर। उसने फुर्ती से उसका दुपट्टा खींच लिया। नगमा इसके लिए तैयार थी। वो चुपचाप खड़ी रही। अबरार ने बेसब्री में ही शराब की बोतल पी ली और उसके साथ अपनी रात बिताने के लिए उतावला था। उसने जल्दी से अपने कपड़े खोल दिए, जिसमें उसका फ़ोन और डायरी भी आ चुकी थी। यही तो नगमा को चाहिए था। पर अब उसके साथ जाने क्या होगा, क्योंकि आज वो खुद आई थी। उसने आंखें बंद कर ली और खुद आगे हो गई। अबरार सारी बेरुखी उस पर निकालने लगा। नगमा को उसका करीब आना ज़रा भी रास नहीं आया। उसे इस वक्त भी राजन का एहसास हुआ। उसे जाने ये क्यों लगा कि वो ये गलत कर रही है। वो हट गई। तब तक देर हो चुकी थी। अबरार उसे आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वो उस पर हावी हो गया और अब नगमा बेबस। आखिर में उसकी आंखों से आंसू लुढ़क गया। यूं ही रात के किसी पे नगमा उठी तो अबरार औंधे मुंह पड़ा था। वह उस पर धधकती नज़र छोड़कर खुद को समेटते हुए और उसका सामान लेकर अपने कमरे में चली गई। राजन की सिखाई गई मदद से वो डायरी की तस्वीरें लेने लगी, पर फ़ोन का क्या करे। उसने बेवक्ती राजन को फ़ोन घुमा दिया। राजन ने काफ़ी देर बाद उठाया। हेलो। वो नींद में था। आपका काम हो गया है, मैं फ़ोन ले आई। क्या करना है इसमें? वो बेमतलब की बात करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती थी। नगमा की आवाज़ से राजन जगा। फिर उसने उसी के फ़ोन से उसके नंबर देखना बताया। नगमा की आवाज़ में नमी थी जो राजन तक पहुंच गई। वो बोला, आप ठीक हैं? वो पिघल गई। हमें माफ़ कर दीजिएगा, नगमा ने रुआंसी होकर कहा और फ़ोन काट दिया। राजन उठ बैठा। उसे बेचैनी हुई। नगमा ने उससे इस तरह कभी बात नहीं की थी। हे भगवान, वो किसी परेशानी में तो नहीं? उसने विक्रम को बताना चाहा, पर वो सो रहा था। अब टाइम पर नजर गई तो रात के 3 बज रहे थे। कल ही बात करूंगा। राजन सो गया। उधर नगमा रोती रही। उसे राजन से अब वो सारे एहसास महसूस होने लगे थे जो कभी अबरार से नहीं हुए थे। उससे अपनापन कुछ इस कदर महसूस होने लगा था जो वो काफ़ी हद तक बढ़ गया था। उसे अब रोक पाना उसके हाथ में नहीं था। वो गलत राह पर चल पड़ी थी। फिर जब अपनी किस्मत याद आई तो खुद को संभाल पाना मुश्किल हो गया था। नगमा भी रोते हुए सो गई। सुबह से ही नगमा का व्यवहार बदला बदला सा लग रहा था। सारी लड़कियों को बेमतलब ही सुना रही थी। तैयार करने के बहाने सारी भड़ास निकाल रही थी। कभी रसोई में जाकर खुद ही सब करने लगती। हद तो तब हो गई जब रघु को भी आड़े हाथ ले लिया। ये नगमा को क्या हुआ? सब खुसुर पुसुर कर रही थी क्योंकि नगमा एक खुश मिजाज लड़की थी। वो हर परिस्थिति में ढलना जानती थी और नई लड़कियों को ढालना भी। सब नगमा को पसंद करते थे, पर आज उसका बदला अंदाज सबको चौंका गया। साफ बोलो ना। वो उनके सामने चली गई तो वो सकपका गई और पल्लवी के पास चली गई। एक वही थी जो उसके बदले रवैये के बारे में बता सकती थी। शिल्पा, नगमा को क्या हुआ? वो उसके कमरे में आ गई। पल्लवी जो यूं ही लेटी थी अचानक उठ बैठी। मतलब क्या हुआ आप ही को? उसे कुछ पता ही नहीं था। वही तो पूछ रहे हैं, कुछ अलग ही लग रही है। अच्छा चलो। पल्लवी भी नीचे चली गई तो नगमा ने उससे नजरें फेर ली। वो उससे नजरें चुरा रही थी क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानती थी तो छुपाना मुश्किल था। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया था, पर दोनों की आपस में बात नहीं हुई थी। दोनों ने खाना भी साथ में नहीं खाया था। वहीं अवरार रात के वाक़ये के बाद से नगमा के और करीब जाने की कोशिश करने लगा। उसे ऐसा लगा कि शायद नगमा अब उसे अपने शौहर के रूप में अपनाने के बारे में सोच रही है। तभी तो कल रात खुद ही आई थी। वो अपनी जीत पर खुश था और नगमा को अपनी बेगम बनाने के ख्वाब देखने लगा। पल्लवी शाम को पूजा करने के बाद नगमा के पास चली गई। वह नमाज में बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी, पर फिर भी आंसू निकल रहे थे। उसके होंठ किसी दुआ को पढ़ते हुए फड़फड़ा रहे थे। पल्लवी नगमा को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहती थी क्योंकि उसके सिवा और था ही कौन उसका। इसलिए वो उसके दर्द की वजह जानने को बेताब थी। कुछ पूछती उससे पहले ही अबरार ने सबको नीचे बुला लिया। ताई आ गई थी जो किसी न किसी लड़की को अपने साथ नई हवेली ले जाती थी। नगमा के बदले बर्ताव की पुष्टि तब हुई जब उसने खुद से ही आगे आकर उसके साथ जाने को कह दिया। ये क्या छुपा रही है? नहीं, इन्हें रोकना होगा। पल्लवी बीच में बोल पड़ी। ताई, आज आप ही को यहीं रहने दीजिए। जूही को ले जाइए। मुझे सारी लड़कियां तैयार नहीं होती। चल चल ठीक है। ताई भी जल्दी में थी तो कुछ बहस नहीं की।
आज उन्हें किसी और जगह भी जाना था जिसकी भनक नगमा को भी नहीं लगनी चाहिए थी। अच्छा हुआ जो उन दोनों में से कोई साथ नहीं थी, क्योंकि उनके लिए ही कुछ बड़ा करने की तैयारी की जा रही थी। वो चली गई तो नगमा भी ऊपर चली गई। अब पल्लवी से उसकी चुप्पी सहन नहीं हुई। वो पीछे बोली, आप ही क्या हुआ है आपको? आपके मिजाज में सख्ती कब से आने लगी? वो बिना लाग लपेट के बोली, जब से होश आया है। नगमा बिना किसी भाव से बोली, क्या हुआ है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? वो झुंझला गई। बहकी तो गई थी मैं, जो गलत राह पर चल पड़ी। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। रात का मंजर याद करके ही फिर फ़ोन उसके हाथ में थमाकर बोली, ये ले, राजन आए तब दे देना। वो जाने लगी, तभी राजन विक्रम पीछे ही खड़े थे। उन्हें देखकर उसके पैर जम गए। क्या है इसमें? राजन ने पूछा। मैंने बताया था ना, अबरार के फ़ोन से नंबर निकाल लिए, उसकी निजी डायरी की तस्वीरें भी ले ली हैं। उम्मीद है आपके काम आएंगी। वो जाने लगी, तभी विक्रम ने पूछा, ये सब कैसे किया तुमने माधुरी? जिसे ज़्यादा जिज्ञासा थी और कहीं ना कहीं कोई डर था। हाँ, अबरार के पास से ये लेना आसान नहीं था, ये आपने ही तो कहा था ना। पल्लवी बोली, आपको आपका काम पूरा मिल गया ना? वो दो टूक शब्दों में कहकर जाने लगी। इस बात पर विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। कैसी बातें कर रही हो? काम से क्या मतलब हुआ? उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको अंजाम कैसे दिया तुमने। विक्रम के हक भरे गुस्से को देखकर नगमा कमज़ोर पड़ने लगी थी। वो सिर झुकाकर खड़ी हो गई। तुम्हें अपनी बहन क्यों कहा था? जानने की कोशिश नहीं की कभी? विक्रम ने उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा। नगमा सवालिया नज़रों से देखने लगी। उसने तो कभी ये पूछा ही नहीं था। जाने उसे विक्रम से कैसा रिश्ता महसूस हुआ था। वो तो बस विक्रम के कहने भर से ही उसे उसकी बहन मान बैठी थी। तुम्हारी आंखों को देखकर, बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही आंखें थी उसकी। पता है, मुझे भी वो विक्रम ही बुलाती थी, तुम्हारी तरह। मुझसे छोटी थी पर फिर भी। अब बताओ मुझे। विक्रम जितना हो सकता था उतने अपनेपन से पूछ रहा था। पर नगमा भी विक्रम को, जो उसे अपनी बहन कहता है, उससे ऐसी बात कैसे कह दे? नहीं हुआ है। वो अब भी खामोश थी। राजन ने उसे गौर से देखा। उसके चेहरे पर मायूसी के साथ शर्म भी थी कि शायद वो विक्रम से कुछ कह पाने में असहज थी। उसने उससे बात करने का इशारा कर दिया तो विक्रम चुप हो गया और पल्लवी के साथ बाहर चला गया। अब राजन उससे बात करने को मुड़ता, उससे पहले ही वो रोने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या हुआ है? साफ बोलिए। उसकी आवाज़ में फिक्र घुली थी। मैंने खुद को सौंपकर अबरार से ये। नगमा हाथ जोड़कर बोली। वो सुबक रही थी, उसमें और आगे कहने की हिम्मत नहीं थी। सुनकर ही राजन ने आंखें बंद कर ली। उफ, ये क्या कर बैठी आप? वो मुठ्ठियाँ कसता हुआ बाहर जाने लगा तो नगमा उसके पीठ से लग गई और अपने हाथ उसके सीने पर कस लिए। राजन की सांसें ही रुक गई। दिल बेतहाशा धड़क उठा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वो संभल ही नहीं सका। फिर नगमा के आंसू महसूस कर चुपचाप खड़ा रहा और वो रोती रही। रात से जिस गुब्बार को अंदर बड़े बैठी थी, उसका निकलना भी ज़रूरी था। राजन ने उसे रोने दिया। बाहर पल्लवी को नगमा के रोने की आवाज़ सुनकर दर्द उठा। वो जाती उससे पहले ही विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे देखती रही और वो बड़े हक के साथ उसे वहाँ से ले गया। वो उसके पीछे पीछे चलती रही। विक्रम जान गया था कि अब राजन नगमा को संभाल लेगा। जिस तरह आपने मुझे अपना हमदर्द मानकर सब कहा, वैसे उन्हें रहने दें। विक्रम कमरे में आकर हौले से उसका हाथ छोड़ते हुए बोला। उसने सिर्फ हामी भर दी। विक्रम हमेशा की तरह जेब में हाथ रखे चुपचाप खड़ा था और पल्लवी उसे देख रही थी। इस वक्त दोनों के मन में एक ही बात थी, जैसे अब क्या बात करें। आखिर में बात विक्रम ने शुरू की। आपको रोज़ रोज़ हमारा आना अच्छा नहीं लगता होगा ना? वो बिना मुड़े बोला। नहीं। वो तपाक से बोली। नहीं लगता? वो जल्दी से पलटा। नहीं मतलब, हाँ मतलब। वो खुद ही उलझ गई थी। आप घबराती क्यों हैं मुझसे बात करने में? मेरे हिसाब से अब तक मैंने आपके साथ कोई गलत हरकत नहीं की, कहकर उसने सिर झुका लिया। पल्लवी को इस बात का बुरा लगा कि उसकी चुप्पी का विक्रम ये अर्थ समझता है, पर वो उसे ये कैसे बताए कि उसे सामने देखकर उसकी आवाज़ ही चली जाती है। वो बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। असल बात तो ये है कि आज तक मैंने किसी लड़के से बात की ही नहीं। सभी मुझे खामोश देखना ही पसंद करते ताकि वो मेरे साथ। विक्रम उसे वापस उसके गर्त में नहीं धकेलना चाहता था, ना ही सुनना चाहता था। वो फौरन बात बदल कर बोला, मैं सुनना पसंद करूँगा आपकी बातें, ज़रूरत पड़ी तो आपकी खामोशी भी। विक्रम सर्द आवाज़ में बोला। कि झुकी पलकें उठी जो सीधी विक्रम के दिल तक जा पहुंची। उसने बदले में एक मुस्कुराहट दी। मुझे खुद के बारे में बताने से ज़्यादा सुनना पसंद है, पल्लवी बोली। मतलब तू ही शुरुआत कर बेटा, विक्रम मन में सोचने लगा। अब हम दोस्त तो हैं ना? विक्रम ने सीधे ही पूछ लिया तो पल्लवी देखती रही कि क्या कहे। उसे विक्रम के लिखे शब्द याद आने लगे। आपकी दोस्ती का तलबगार। उसने नज़र उठाकर देखा तो वो अब भी उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था।
दोस्ती की शुरुआत तो उनसे की जाती है जो अनजान होते हैं, जिन्हें हम जानना चाहें। पर आप तो हमारे लिए अजनबी नहीं हैं। पल्लवी की यही आदत थी। वह विक्रम की किसी भी बात का जवाब सीधे सरल नहीं देती थी। वो अपनी बातों का रुख मोड़ कर ही कहती थी। विक्रम को ही यह समझ आने लगा था। वहीं अब विक्रम को भी उसका यही अंदाज रास आने लगा था। उसकी बातों में ही दोस्ती की स्वीकृति थी, क्योंकि अब विक्रम उसके लिए अजनबी नहीं रह गया था। विक्रम ने मुस्कुराकर अपनी बातें बतानी शुरू कर दी। अपनी मौसी के पास आने तक की कहानी तो वो जानती थी, पर अब वो उसे राजन के और अपने बॉन्ड के बारे में, अपनी पसंद नापसंद के बारे में बताने लगा। पल्लवी उसे सुन कम और देख ज़्यादा रही थी। उसे देखकर ये लगता कि हाँ, वो इन्हीं पलों का तो इंतज़ार करती थी। विक्रम उसके सामने मौजूद रहे और वो उसे देखती रहे, कुछ कहने के लिए उसके खोलते बंद होते होंठ, उसकी वो हंसी, बात बात पर उसका अपने बालों में हाथ घुमाना, विक्रम का उसे देखकर नजरें चुरा लेना। अब दोनों दोस्ती के सारे एक दूसरे के करीब जाने लगे थे। जब नगमा शांत हुई तो राजन बोला, आपके जैसी लड़की मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखी। वो उसे देखने लगी जैसे शायद राजन उसकी तारीफ करेगा या बुराई। वो उसी के इंतजार में था। जो लड़की पहली बार एक अनजान बहन के लिए खुद को दांव पर लगा देती है, दूसरी बार भी एक अनजान के लिए ही। राजन की बात खत्म होने से पहले ही नगमा बोली, आप अनजान नहीं तो हम क्या हैं? उसकी आवाज़ में दर्द था, विनती थी, गहरी इच्छा सब कुछ जानने की। वो उससे सुनना चाहता था, पर वो कुछ कहती नहीं थी। अब उसके सब्र का बांध टूटने लगा था। खामोश देखकर उसने उसे अपने और करीब खींचकर कहा, मैंने पहले भी कहा था मुझे बातें घुमानी नहीं आती। मैं आपसे। राजन उसकी आंखों में झांककर कहना चाहता था, पर नगमा ने आंखें बंद कर ली। वो आगे नहीं सुनना चाहती थी। दोस्ती तो पहला कदम है जो मैंने तभी उठा लिया था, पुलिस स्टेशन में आपको देखकर, बार में आपकी मदद करने से लेकर यहाँ तक आने के लिए, हर तरह से। अब मैं सीधे ही कह रहा हूँ। उसने लंबी सांस ली। मैं आपको पसंद करता हूँ, उसने कहा, और हौले से उसके हाथों को अपने लबों से छू लिया। नगमा पत्थर बनी उसे देखती रही। कितना निश्चल शख्स है ये। कोई इस फरिश्ते जैसे पाक दिल को मना कैसे कर दे भला। पर अगले ही पल खुद को सच के सामने पाया तो उसने नजर फेर ली। राजन इन सब के लिए तैयार था ही। कोई जल्दी या ज़बरदस्ती नहीं है। आपका फैसला चाहे जो हो, हाँ हो या ना, सब सिर आंखों पर होगा। वो आज गंभीरता से बोल रहा था और ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं समझा तो चला गया। अपने कारण विक्रम और पल्लवी के बीच दीवार नहीं बनना चाहता था, इसलिए बिना बताए चला गया। नगमा आंखों में आंसू और ढेर सारे सवाल लिए खड़ी रह गई। उसके पैरों ने उठने से और जुबान ने कुछ भी कहने के लिए मना कर दिया था, जिस वजह से वो बुद्ध बनी उसे जाते देखती रह गई। इधर विक्रम आदतन अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किए जा रहा था। फिर याद आया तो वह बोला, लड़कियों को अपना बर्थडे बहुत पसंद होता है, कब आता है आपका बर्थडे? फिर कुछ रुक कर बोला, सॉरी, मतलब। पल्लवी इस बात पर बोली, मतलब जन्मदिन है ना। विक्रम उसे देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? हम मैट्रिक पास हैं, उसने गर्व से बताया। विक्रम को भी ये सुनकर अच्छा लगा, पर पल भर में ये ख्याल कचोटने लगा कि लड़कियों की कैसी मजबूरी होती है जो इतनी होनहार होकर भी उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिलता। फिर पल्लवी के चेहरे पर देखा तो वहाँ मायूसी थी। वो बोली, मुझे मेरा जन्मदिन बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी आवाज़ में दर्द था। पर क्यों? मेरे पापा मेरे 18वें जन्मदिन पर ही छोड़ गए थे मुझे यहाँ। देखे ने कितना बेहतरीन तोहफा दिया है। अब डर लगने लगा है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, और ये बेरहम जिंदगी जाने कौन से तोहफों से नवाज दे। पल्लवी की आंखें और आवाज़ भीग गई थी। विक्रम ये करने नहीं आया था। वो फौरन बात बदल कर बोला, ओ, आप 18 साल की हैं? नहीं, यहाँ आए हुए 8-9 महीने हो गए हैं, अब 19वां लगने वाला है। अच्छा, आप मुझसे 5 साल छोटी हैं। वो उस पर नज़र जमा कर बोला। इस बात पर पल्लवी की हिम्मत ही नहीं हुई कुछ कहने की। फिर बोली, यही समझ लीजिए, आपको मुझे आप कहने की दरकार नहीं है। उम्र के हिसाब से ओहदे थोड़े तय होते हैं। जिनके लिए दिल में इज्जत हो, उनके लिए ज़ुबान खुद ब खुद आप शब्द ही कहती है। अदा से बोला तो पल्लवी शिद्दत भरी निगाहों से उसे निहारती रह गई। विक्रम और पल्लवी दोनों ने एक साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताया था। उसे खबर ही नहीं रही कि कितनी देर हो गई। नीचे ताई की आहट से पल्लवी घबरा गई। उसे खुद से ज़्यादा विक्रम की फिक्र थी, कहीं ताई उसे पकड़ न ले। ताई आ गई, आप जाइए। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अरे रिलैक्स, मैं जा रहा हूँ, पर राजन उसे फ़ोन करके बुला लूँ। उसने फ़ोन चेक किया तो 1 घंटे पहले ही राजन का मैसेज आया हुआ था, भाई मैं जा रहा हूँ, आप आराम से आ जाना। रहा हूँ, नहीं तो किसी को शक हो जाएगा। वाट, राजन चला गया? माधुरी से क्या बात हुई? इसे हुआ क्या? पल्लवी सोचने लगी थी, फिर ताई की मौजूदगी से परेशान होकर बोली,
आप जाइए, आपको कुछ होना नहीं चाहिए। उसकी फिक्र उसकी बातों में आ ही गई थी। विक्रम ने उसकी तरफ नज़र घुमाई, उसकी आंखों में उसके लिए फिक्र साफ दिख रही थी। हे भगवान, कितनी भोली है ये, जानती ही नहीं पुलिस वालों के लिए क्या डर। फिर उसने उस पर गहरी नज़र डाली। पल्लवी ने आंखें चुरा ली और खिड़की की तरफ इशारा करने लगी। विक्रम भी चला गया। अब वो नगमा के पास गई पर दरवाज़ा बंद था। पल्लवी को फिक्र सताने लगी थी। घर आकर राजन से पूछने लगा, राजन ये सब क्या है, इतनी जल्दी कैसे आया तू, माधुरी ने क्या कहा? भाई, राजन विक्रम के गले लग गया। उसकी आंखें नम हो गई थी। उसकी पकड़ में पता चल रहा था कि उसे किसी बात का डर है। विक्रम ने राजन का ये बर्ताव पहली बार ही देखा था, वरना राजन जल्दी से हिम्मत नहीं हारता था और रोना तो उसे आता ही नहीं था। स्कूल में भी सब उसे यही कहते थे कि ये तो पैदा भी हंसते हुए ही हुआ था। एक सच ये भी है कि अक्सर जो लोग ज़्यादा हंसते हैं उन्हीं के अंदर जख्म गहरे छुपे होते हैं। राजन क्या हुआ यार? विक्रम की आवाज़ में नरमी थी, पर राजन छोड़ने को ही तैयार नहीं था। अपने सामने चुलबुले राजन की जगह भावुक इंसान को देखकर एक बार विक्रम भी पिघला। फिर सख्ती से बोला, क्या बच्चों की तरह कर रहा है, इधर देख। उसने उसका चेहरा उठाया। भाई नगमा, हाँ क्या हुआ, पूरी बात तो बता। उसका दिल बैठा जा रहा था। भाई, वो अबरार की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए वो उसके पास वो आगे कह भी नहीं पाया था। पर विक्रम समझ गया था। उसे भी वैसा ही लगा जैसे राजन को। वो पलटकर खड़ा हो गया और अपना सिर पकड़ लिया। ओ गॉड! भाई, मोबाइल नंबर और उसकी पर्सनल डायरी लेने के चक्कर में देखो ना कल रात क्या कर बैठी वो। अब वो खुलकर रोया था। विक्रम को खुद पर दुनिया जहान का गुस्सा आ रहा था। खुदगर्ज बन गया था वो, जो अपनी बहन के इंसाफ के लिए उस लड़की को परेशानी में डाल दिया, जो खुद उसकी बहन जैसी थी। और कितनों का गुनहगार बनेगा वो। गुस्से में चाबी उठाकर जाने लगा। अबरार की तो मैं, भाई दिमाग खराब हो गया आपका? ऐसे तो मैं नगमा को हमेशा के लिए खो दूंगा और आप पल्लवी को। वो तेज आवाज में बोला। आज विक्रम को समझ आ गया था राजन की भावनाएं सच्ची हैं। वो दिल से नगमा को चाहता है। इतनी फ्रस्ट्रेशन में भी उसे उसकी सेफ्टी की परवाह थी और वो गुस्से में क्या करने जा रहा था। उसने उसे वापस गले लगा लिया और बोला, कुछ नहीं होगा उन दोनों को, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। राजन किसी बच्चे की तरह उससे लिपट गया। दूसरी तरफ नगमा का भी यही हाल था। वह पल्लवी के गले लगी थी पर कुछ कह नहीं पा रही थी। खुद को अबरार के सामने रख कर लाई ना आप ये सब। पल्लवी बोली तो नगमा उसे देखती ही रह गई। ये बात तो उसने राजन से ही कही थी, इसे कैसे मालूम? आपने ये अपने भाई के लिए कर तो दिया, पर राजन जी के लिए बुरा महसूस हो रहा है। टू बी कंटिन्यूड।